आपका हार्दिक स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल न्यूज बाय वर्ड में। आज हम आपके लिए लाए हैं बिहार इलेक्शन के एक महान नेता प्रशांत किशोर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्रशांत किशोर जब कोई बयान देते हैं या कोई रणनीति बनाते हैं तो वो डेटा, एक्सपीरियंस इन सब के बेस पर होती है। एक बात को लेके वो सब के सब निराशा जता रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर को खुद भी चुनाव लड़ना चाहिए था। देखिए, हर आदमी की काम करने की एक सीमा है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। 29 जुलाई 2024 को जब आपने पार्टी बनाने की घोषणा की, तब कहा था कि पार्टी का पहला अध्यक्ष दलित जाति का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, दूसरा अध्यक्ष अति पिछड़ी जाति का होगा और तीसरा अध्यक्ष मुस्लिम समाज से होगा। ये आपका बयान था। क्या क्राइटेरिया रहा उदय सिंह जी को अध्यक्ष बनाने का? सारे लोगों ने बैठकर तो सहमति बनाई। मेरा सवाल है कि उदय सिंह अपनी दलगत प्रतिबद्धता अलग अलग पार्टियों के प्रति दिखा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2014 में चुनाव लड़े, उसके पहले सांसद रहे, उसके बाद 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, फिर चुनाव हार गए। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब प्रशांत किशोर जनसुराज शुरू कर रहे हैं तब उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के पीछे क्या वजह? तो पॉलिटिकल कनेक्शन के अलावा क्या है? पॉलिटिकल कनेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। एक तरीके से मुझे प्रेरित करने में भी और हर तरह से बौद्धिक और अदरवाइज उन्होंने सहयोग भी किया है। हम लोग की तो उम्र हो गई, हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें हम लोग एक मोरल सपोर्ट और बौद्धिक सपोर्ट आपको रहेगा। और शेखपुरा हाउस भी प्रोवाइड करना। यहाँ पे रहने के लिए एक जगह दिया हुआ है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि वो अध्यक्ष इस बात से थोड़ी ना है। प्रशांत किशोर जब ये कहते हैं कि सम्राट चौधरी या तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है या फर्जी डिग्री है उनकी, तब ये नहीं कहते कि उदय सिंह खुद 12वीं तक पढ़े हुए हैं। नहीं, देखिए, दो बातें हैं। तेजस्वी यादव 9th फेल है, 6th फेल है, इसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है, जब आपके माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री हैं और आप डीपीएस आरकेपुरम में स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई कर रहे हैं और वहां से आप 9th पास नहीं कर पाए, तो दिखाता है कि आपकी स्थिति क्या है। यही बात उदय सिंह जी के लिए भी कही जा रही है कि जिनके पिता त्रिभुवन नारायण सिंह हो, जिनकी मां माधवी सिंह हो, इतने सक्षम सांसद और अधिकारी, उन्होंने भी अगर 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं की तो पढ़ाई के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या? इस बात की आपको जानकारी है कि दिलीप जायसवाल और उदय सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं? दिलीप जायसवाल और उदय सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। ये जब भाजपा में रहे होंगे, क्या जनसुराज की जो पब्लिक स्टैंडिंग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूर्णिया में लोग कह रहे हैं कि जब दिलीप जायसवाल मेडिकल कॉलेज वाले मामले में मुश्किल में फंसे, तब राजनाथ सिंह से उदय सिंह ने ही पैरवी की थी दिलीप जायसवाल के लिए। किया होगा वो मैं नहीं जानता हूँ। लेंसेट नाम का एक बहुत प्रतिष्ठित जर्नल है, उसकी एक रिपोर्ट है इफेक्ट्स ऑफ अ लार्ज स्केल अल्कोहल बैन ऑन पॉपुलेशन। लेंसेट की ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल की तुलना में बिहार को रखती है और ये कहती है कि डोमेस्टिक वायलेंस 43%, सेक्सुअल वायलेंस के केस में घटा है, इमोशनल वायलेंस 17% घटा है। वुमेन एम्पावरमेंट से बिहार में ही होना चाहिए। लेंसेट लिखने वाले अपने देश में जरा लागू करा के दिखा दें इसको। लेंसेट कोई बाइबल नहीं है। एक आपकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपने देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के शिक्षा मंत्री और बिहार में भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पर गंभीर इल्जाम लगाए। दानापुर में आपके कैंडिडेट हैं अखिलेश कुमार उर्फ मुटूर साहब। आपने कहा कि उनको दिन भर रोके रखा गया, नामांकन नहीं भरने दिया गया। लालू जी के जमाने में बूथ लूट लिया जाता था, अब पहली बार हम लोग यहाँ पर उम्मीदवार लूट देख रहे हैं। आपको धर्मेंद्र प्रधान जी को आकर बताना चाहिए कि उन्होंने कैसे क्या करके सत्यप्रकाश तिवारी को नॉमिनेशन विड्रॉ करने के लिए कन्विंस कर लिया। अगर किसी अपराधी के सामने अपराधी खड़ा है तो इनको सूट करता है, लेकिन अपराधी के सामने कोई अच्छा आदमी खड़ा हो गया, ये वो नहीं चाहते हैं। प्रशांत, आपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया। ये दोनों लोग राजनीतिक ताकत और राजनीतिक आदेश पाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उनका नाम ही लिया आपने। मैं नाम उसी का ले रहा हूँ जिसका फोटो दिख रहा है। पर वो लोग किसके निर्देश पे काम कर रहे हैं? अब किसके निर्देश पे काम कर रहे हैं तो वही बताएंगे। अरे आप बताएंगे ना। नहीं, हम नहीं बताएंगे। क्यों? आपसे बेहतर कौन जानता है? मैं आपके सबसे अच्छे राजनीतिक मित्र सम्राट चौधरी पे बात करना चाहता हूँ। आप मिले हैं सम्राट चौधरी से पहली बार? कब मिले? कभी नहीं मिले। कभी नहीं मिले? जीवन में नहीं मिले। जब आप और भाजपा सरकार में साथ थे कभी जीवन में नहीं मिले हैं। इस तरह के पास्ट का आदमी आज भाजपा का बड़ा चेहरा है, यहाँ का उप मुख्यमंत्री है। ये 7 लोगों के हत्या के अभियुक्त हैं, आरोपी नहीं है। सम्राट चौधरी का मामला तो तेजस्वी से बहुत गलत है। बिल्कुल, तेजस्वी कम से कम ये स्वीकार तो कर रहे हैं कि भाई मैं पास नहीं हूँ। सम्राट चौधरी तो सिरे से फेक डिग्री। आप मेरे से पूछेगा प्रधान जी आप मैट्रिक कब किया? बोले भाई 1991 में किया है। इसमें कौन सा ऐसा सीक्रेट है जो वो बता रहे हैं कि भाई मैं नहीं बता सकता हूं, मेरे एफिडेविट में है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कोई कोर्स किया है पीएफसी कामराज यूनिवर्सिटी से। पीएफसी कोर्स जो कामराज यूनिवर्सिटी चलाता है वो सिर्फ तमिल स्पीकिंग बच्चों के लिए कराता है। अब सम्राट चौधरी ये बता दें कि भाई क्या वो तमिल भी बोलना जानते हैं? आप इस बात पे भी कायम है कि 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? बिल्कुल कायम है। 14 नवंबर के बाद बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा और नीतीश कुमार तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और ये भी कि जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें नहीं, जेडीयू को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। क्या आधार है इस कैलकुलेशन का? सिंपल लॉजिक है। अगर 150 से ज्यादा सीटें आएंगी तब क्या प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे? नहीं, बिल्कुल जो लोग बैठेंगे वो मिलकर तय कर लेंगे। क्या बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के उदयकांत मिश्र के घर पे आपकी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई? आप मुलाकात हुई है, पहले भी हुई है। कहाँ हुई है ये जरूरी नहीं है, मेरी मुलाकात उनसे हुई है। उसमें किसी किस्म की पॉलिटिकल बातचीत ना है कि प्रशांत किशोर को खुद भी चुनाव लड़ना चाहिए था? बिल्कुल ठीक बात है। चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी चर्चा हुई है और मैंने भी उस विकल्प को खुला ही रखा था और मैंने ये भी कहा था कि चुनाव लड़ना होगा तो या तो अपनी जन्मभूमि से लड़ेंगे या अपनी किसी कर्मभूमि से लड़ेंगे। और उस हिसाब से राघोपुर की चर्चा इसलिए शुरू हुई कि जब जनसुराज ने चुनाव में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू की तो राघोपुर से जनसुराज के साथियों ने मेरे नाम से आवेदन करा, वहीं से चर्चा शुरू हुई। फिर जब मैंने कहा कि चुनाव लड़ने के बारे में सोचा जा सकता है तो मैं राघोपुर गया भी, वहाँ लोगों से बातचीत भी करी और लोगों को पता लगा कि राघोपुर से लड़ेंगे, करते भी। लेकिन एक समस्या आई कि समय की जो एक मर्यादा है कि बिहार का चुनाव इस बार 15-20 दिनों में ही संपादित किया जा रहा है और जनसुराज की जो पूरी व्यवस्था है उसमें चाहे या ना चाहे मेरी एक सेंट्रल भूमिका है। जब मैं वहाँ से राघोपुर से लौट आया तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हुई तो ये बात समझ में आई कि राघोपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा, कम से कम 3-4 दिन मुझे अपने जरूर निकालने पड़ेंगे, वहाँ जाना पड़ेगा।
और जनसुराज में लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय, अपनी प्रतिष्ठा सब कुछ मेरे कहने पर मेरे भरोसे पर दांव पे लगाया है। उसमें से ज्यादातर लोगों से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी जीवन में चुनाव लड़ा ही नहीं है। उन सब की आशा अपेक्षा ऐसी है कि किसान उनकी मदद करेंगे चुनाव लड़ने में। तो हम लोग को ये तय करना था कि क्या मैं अपने चुनाव के लिए 4 दिन 3 दिन निकालूं या 2-2-250 लोग मेरे भरोसे आकर चुनाव लड़ रहे हैं उनको जाकर मदद करूं। अब उसमें जो चर्चा हुई लोगों ने कहा कि नहीं, अगर जितने लोगों ने आपको भरोसा किया है वो आए हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि उनको जितनी ताकत दी जा सकती है, उनको जाने में लोग किया जा सकता है वो कीजिए। अगर 3-4 दिन आप राघोपुर में चुनाव लड़ते जाएंगे तो उससे कम से कम 30-40 सीटों में यहाँ पर जा सकते हैं, नहीं जा पाएंगे। तो हम लोगों ने इसको एक्सेस किया और तय किया कि चलो जो लोग पहले से चुनाव लड़ रहे हैं उनको मदद की जाए। प्रशांत, चूंकि चुनाव का वक्त है, आपके इंटरव्यू के जवाब मैंने पहले भी सुना है। सवाल ये है कि जब 11 अक्टूबर को राघोपुर का बयान करने राघोपुर से चुनाव लड़ता हूं तो तेजस्वी यादव को 2 सीटों से चुनाव लड़ना होगा, इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा जो राहुल गांधी को। सही बात है, आपके बारे में एक इच्छा भी है कि प्रशांत किशोर कोई बयान देते हैं या कोई रणनीति बनाते हैं तो वो डेटा एक्सपीरियंस सबके बेस पर होती है। तो जाहिर सी बात है कि आप राघोपुर में जाके चैलेंजर के तौर पे आप नहीं, अगर मैं सुनिए, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ऐसा नहीं मैंने घोषित कर दिया कि मैं लड़ रहा हूं वापस आ गया। चुनाव लड़ने की संभावना को एक्टिवली वहां पर एक्सप्लोर किया गया, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैं वहां से लौट आया, जो जिस तारीख की बात कर रहे हैं, 11 तारीख के बाद फाइनल निर्णय पर बात हुई तो ये पता लगा कि कम से कम 3 दिन मुझे 3 या 4 दिन मुझे इसके लिए निकालने होंगे और पार्टी में उस बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, क्योंकि देखिए हर आदमी काम करने की सीमा है। अब प्रशांत किशोर को यहाँ दल बनाने में भी लगाना है, संगठन चलाना है, टिकट बांटने में भी बैठना है, विचुकों को बनाना भी है, जाकर प्रचार भी करना है, संसाधनों की व्यवस्था करनी है। सारे साथियों ने तय किया कि अगर आप 3-4 दिन चले जाएंगे तो उससे दल का बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये एक इन्फॉर्म्ड डिस्कशन के बाद एक डिसीजन लिया गया और उसको स्वीकार कर लिया हमने। जब आप कहते हैं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो आपका संकेत किन नेताओं का होता है? पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय जी हैं, पार्टी के जो यहाँ पर राज्य अध्यक्ष मनोज भाटी जी हैं और 25 लोगों की हम लोग की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो कि इसको चलाती है। और कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि हम निर्णय प्रशांत किशोर कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। अगर निर्णयों में मेरी बड़ी भागीदारी है भी, हिस्सेदारी है भी, तो भी आप अकेले सारे निर्णय नहीं ले सकते, सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। और अगर लोग कह रहे हैं कि नहीं लड़िए तो सिर्फ मैं अपनी वाहवाही में अगर उनकी बात का अवहेलना करते रहूंगा तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग यहाँ मैं प्रचार करने नहीं पहुंच पाऊंगा, उनके साथ धोखा हो जाएगा या नाराजगी हो जाएगी, इसलिए चुनाव नहीं लड़े। जी, आप जैसे जिक्र कर रहे हैं 29 जुलाई 2024 को जब आपने पार्टी बनाने की घोषणा की तब कहा था कि पार्टी का पहला अध्यक्ष दलित जाति का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, दूसरा अध्यक्ष अति पिछड़ी जाति का होगा और तीसरा अध्यक्ष मुस्लिम समाज से होगा। ये आपका पांचों बनाया गया कि जो समाज को हम लोग 5 वर्ग में देखते हैं। और जब दल बनाने की प्रक्रिया चल रही थी तो यहीं बापू सभागार में 15,000 लोगों से अलग-अलग साथ बैठ के 10-12 हजार लोग साथ बैठकर दल के प्रारूप पर, इसके संविधान पर, इसके महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर बड़ी चर्चा की गई। उसमें ये तय किया गया कि दल का जो नेतृत्व होगा राज्य में, राज्य की पार्टी पहला बिहार में है तो दल का नेतृत्व होगा वो कौन करेगा। हम लोगों ने कहा कि सबने मिलकर तय किया कि समाज के 5 वर्ग, सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, मुस्लिम समाज, ईबीसी समाज और दलित समाज, इन 5 वर्गों को साल-साल भर नेतृत्व करने का अवसर दिया जाए। फिर ये तय किया गया कि सबसे पहले कौन करे। तो हम लोगों ने कहा कि सब्जेक्टिविटी को हटाने के लिए जो समाज जितना पिछड़ा है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नजरिए से, जो समाज सबसे पीछे है उसको सबसे पहले अवसर मिले। उस नजरिए से सबसे पहला हक अनुसूचित जाति समाज के लोगों का हुआ। इसलिए मनोज भाटी जो आईएएस अधिकारी हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नेता पढ़े हैं, आईआईटी गए हैं, 4 देशों में राजदूत हैं, उनको पहला अध्यक्ष बनाया गया। ये राज्य की व्यवस्था है। जब नेशनल प्रेसिडेंट की चुनने की बात हुई तो ये कहा गया कि इसको रिवर्स कर दिया जाए। जैसे राज्य में मनोज जी के बाद या तो कोई पिछड़ा समाज का बनेगा या मुस्लिम समाज का बनेगा, उसके बाद जो दूसरा बनेगा तीसरा या फिर ओबीसी जनरल। इसको लोगों ने कहा कि नेशनल लेवल पर इसको रिवर्स कर दिया जाए। नेशनल लेवल पे जनरल को पहले मौका मिला, फिर ओबीसी को मिला, ताकि समाज में सभी लोगों की भागीदारी अलग-अलग स्तरों पर बनी रहे। जी, क्या जब मनोज भाटी के नाम का ऐलान किया गया था तभी कहा गया था कि ये प्रदेश की व्यवस्था है और फिर 10 महीने बाद एक राष्ट्रीय सदस्य आप ये दोनों के साथ चुनाव नहीं, करने मैं आपको बताऊं, ये पहली ऐसी पहला ऐसा दल है जहां व्यवस्थाएं नीचे से आई हैं, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन स्टेट की कोर कमेटी ने किया है। स्टेट की कोर कमेटी जो मनोज जी की अध्यक्षता में है, 151 लोग उसके सदस्य हैं, उसमें लंबी चर्चा हुई और उस चर्चा में नेशनल एग्जीक्यूटिव के लिए मेंबर मनोनीत किए गए। राज्य से ज्यादा लोग बिहारी लोग हैं, लेकिन वो लोग जिनका राष्ट्रीय एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, जैसे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में सीताराम यादव जी को नोमिनेट किया गया, वो सांसद रहे हैं, राष्ट्रीय विश्वास को किया गया, वो भी सांसद रहे हैं, उसी में उदय सिंह का नाम दिया गया। तो स्टेट की कोर कमेटी में बैठकर दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चयन किया और उसी में ये सहमति बनाई गई कि पहला अध्यक्ष कौन बनेगा। उस हिसाब से उदय जी को पहला अध्यक्ष बनाया गया। क्या क्राइटेरिया रहा उदय सिंह जी को अध्यक्ष बनाने का? मेरा सवाल है कि क्या क्राइटेरिया सवाल से पूछा जा रहा है क्योंकि उदय सिंह अपनी दलगत प्रतिबद्धता अलग पार्टियों को दिखा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2014 चुनाव लड़े, पहले सांसद रहे, 2014 में भाजपा से चुनाव हार गए वो, तो उसके बाद 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, फिर चुनाव हार गए। ये सवाल पूछा जा रहा है कि प्रशांत किशोर शुरू कर रहे हैं तब उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के पीछे क्या वजह है? उनके परिवार से एनके सिंह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब माने जाते हैं, उनकी माताजी इंदिरा गांधी बहुत करीब रही। तो पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है? पॉलिटिकल कनेक्शन का कोई लेना नहीं है। उदय सिंह जी इस दल की सोच से, जन समाज बनाने के प्रयास से शुरू दिन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कोई सक्रिय भूमिका नहीं ली थी, लेकिन जब से मैंने अपने दिमाग में ये बनाना शुरू किया कि भाई हम लोग को इस तरह का कोई बिहार में प्रयास करना है, तब से कुछ लोग जो वैचारिक तौर पर हमारे साथ रहे हैं, उसमें उदय सिंह जी भी एक सदस्य हैं जिन्होंने इस बात को एक तरीके से प्रेरित करने में भी और हर तरह से बौद्धिक और अदरवाइज उन्होंने सहयोग किया है। इस काम को कीजिए, बिहार में हम लोग की उम्र हो गई, हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन आप करना चाहते हैं तो इसमें हम लोग एक मोरल सपोर्ट और बॉडी सपोर्ट आपको रहेगा। और शेखपुरा हाउस भी प्रोवाइड करना नहीं, शेखपुरा हाउस की बहुत छोटी बात है, मतलब यहाँ पे रहने के लिए एक जगह दिया हुआ है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि वो अध्यक्ष इस बात से थोड़ी ना है कि हम नहीं सपोर्ट की बात कर रहे हैं। नहीं, मोरल सपोर्ट हम लोग वहाँ दिल्ली में भी साथ में रहते हैं, मतलब अलग-अलग रहते हैं और हमारे मित्र भी हैं और उनसे हमारी राजनीतिक और सामाजिक एक तरीके से हमारा उनसे लेना देना है, उनसे बातचीत होती रहती है। जब जनता की बात या बिहार में आकर इस तरह का प्रयास करने की बात शुरू हुई तब उसमें जिन लोगों को मैंने कंसल्ट किया उसमें उदय सिंह भी रहे होंगे। और यही वजह है कि जब मैं जनता को यात्रा कर रहा था तो उदय सिंह ने ही अपने प्रयास से जनता का नाम भी उसमें अपने 2-4 लोगों के नाम पर रजिस्टर करा दिया था कि लोगों का इसमें सफलता मिली और दल बनाने के बाद भी कम से कम नाम हम लोग इसको इलेक्शन कमीशन रजिस्टर करा देना चाहिए। आप शब्द शब्द करेंगे हाँ, उनके जो मैं जानता नहीं वो लोग कौन है, लेकिन वो उनके कोई सहयोगी हैं। ये मैं जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पे मैं मिला नहीं हूं, जो लोग जिनके नाम पर ये पार्टी ओरिजिनली रजिस्टर की गई थी। लेकिन इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। 2 अक्टूबर को जब पार्टी की घोषणा हो रही थी तो स्टेज पर जो मैंने बोला उसका वीडियो देखिए। मैंने बोला कि जब हम लोग यात्रा कर रहे थे तो पार्टी के कुछ शुभचिंतकों ने, इस प्रयास के कुछ शुभचिंतकों ने जन स्वराज पार्टी के नाम से एक रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन कराया हुआ था और उन्होंने सहर्ष उसको हमें देने के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद वो पूरी व्यवस्था के लोगों ने रजिस्टर कराया, अब जनता के लोग वहां पर हैं। उदय सिंह जी को लेकर विपक्ष ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जब ये कहते हैं कि सम्राट चौधरी या तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है या फर्जी है उनकी, तो वो बताएं लोगों को, तब ये नहीं कहते कि उदय सिंह खुद 12वीं तक पढ़े हुए हैं। देखिए, 2 बातें हैं। उदय सिंह जी 12वीं पास हैं या ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, इसकी मुझे पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर जानकारी होती भी तो पढ़ाई की बात हम लोग कह रहे हैं उसका संदर्भ समझिए। हम लोग ये नहीं कह रहे कि जो ग्रेजुएशन नहीं किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, वो बिल्कुल नहीं है, वो आदमी नेता नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव के संबंध में हम लोगों ने जो बात कही है कि ये 9 फेल हैं, वो क्यों कहा उसको समझिए। तेजस्वी यादव 9 फेल हैं, 6 फेल नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि कई बार सामाजिक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक स्थिति कई लोगों की ऐसी होती है कि आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते। कई बार बोल रहे थे उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं हासिल किया था, लेकिन जब आपके माँ-बाप दोनों मुख्यमंत्री हैं और आप डीपीएस आर्थिक में स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई कर रहे हैं और वहां से आप 9 पास नहीं कर पाए तो दिखाता है कि आपकी स्थिति क्या है। दूसरी बात, आप कहते हैं हम क्रिकेट खेलने चले, कोई लोग कहता है सचिन तेंदुलकर नहीं पढ़े, चलिए मान लीजिए क्रिकेट खेलने चले, तो क्रिकेट में आपने क्या नहीं किया उसका छोड़ दीजिए। क्रिकेट खेलना बंद किए हुए भी आपको 10-15 साल हो गए, उसके बाद भी आपने कभी पढ़ने की पढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप मेरे साथ बिहार के गांव में चलिए, यूपी बिहार के गांव में आप देखते होंगे कई महिलाएं मिलती हैं तो पूछते हैं कितना पढ़ी हैं, तो बताती है मैं तो ग्रेजुएशन मैंने किया है। बड़ा पास है तो ग्रेजुएशन किया है। अगर आप उसको पूरे तरह पूछेंगे दीदी आप ग्रेजुएशन कैसे कर ली, तो बताएगी कि भाई हम गांव में रहते थे, पिताजी के साथ हम अपने मायके में थे, तो वहां तो 8वीं तक पढ़ाई की व्यवस्था थी, मैंने 8वीं पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद शादी हो गई तो मैंने 3 में पढ़ाया और मैंने मैट्रिक कर लिया, लेकिन फिर मेरा बाल बच्चा हो गया तो पढ़ाई भी छूट गया, लेकिन बाल बच्चा बड़ा हो गया ना तो कॉरेस्पॉन्डेंस से हम ग्रेजुएशन किए। ये दिखाता है कि उस महिला के मन में शिक्षा को लेकर क्या सोच है, उस शिक्षा के प्रति उसकी सोच क्या है। जब आप मुख्यमंत्री रहते हैं आपको सारी सुविधा है, ना आप पढ़े ना आपने कभी पढ़ने की कोशिश की और ये दावा कर रहा है कि मैं आगे बिहार को सुधार दूंगा, तो ये दिखाता है कि जो व्यक्ति शिक्षा के प्रति इस तरह की भावना रखता है, जो शिक्षा की कोई मात्रा का समझ नहीं है, वो व्यक्ति मेरी समझ से बिहार के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। इतनी बात है, उसको 12वीं पास कौन है, ग्रेजुएशन कौन है, कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात है सम्राट चौधरी की गई। सम्राट चौधरी का मानना तो तेजस्वी से बहुत गलत है। तेजस्वी कम से कम ये शिकायत कर रहा है कि मैं पास नहीं हूं। सम्राट चौधरी तो सीए से फेक डिग्री सीधा बता रहे हैं कि मैं डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर हूं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से। हम जब लोगों ने देखा
तो उनका ही एफिडेविट 1995 का या 1995 के बाद का है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो 7वीं पास है, उनका इलेक्शन लिखा हुआ है, खोज नहीं है। अब फिर वो बता रहे हैं कि हम डॉक्टरेट कर लिए। तो सीधा सवाल ये है कि भाई जब आप 7वीं पास नहीं थे 2005 तक, तो 2025 में आप 2011 में डॉक्टरेट प्राप्त कर लिया, तो ये बता दीजिए कि आपने मैट्रिक कब किया? अब उनके डिग्री पर उन्होंने कहा माना डिग्री है, ये बात नहीं कर रहे हैं। एक लाइन का सवाल है, सर ये बता दीजिए कि आपने मैट्रिक किस साल में पास किया है? अब ये बताइए, इतना सीधा सवाल, और इसको 2 महीने से सम्राट चौधरी को मीडिया में जा रहा है। आप मुझे बताइए, आपने कब किया? 1991 में किया। इसमें कौन सा ऐसा सीक्रेट है जो बता रहे हैं कि भाई मैं नहीं बता सकता हूं, मेरे एफिडेविट में है। अब उन्होंने एफिडेविट लगा के अभी बता रहा हूं, उन्होंने एफिडेविट किया है, उसमें उन्होंने नहीं लिखा है कि वो 10वीं पास है कि नहीं। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कोई कोर्स किया है पीएचसी यूनिवर्सिटी कनाडा यूनिवर्सिटी से। अब इसकी आईडी देखिए, पीएचसी कोर्स में कनाडा यूनिवर्सिटी कराता है, वो सिर्फ तमिल स्पीकिंग बच्चों के लिए कराता है। तो सम्राट चौधरी ये बता रहे हैं कि भाई क्या वो तमिल बोलना जानते हैं? तो वो तो सिर्फ तमिल स्पीकिंग बच्चों के लिए है। तो सीधी बात, अगर 7वीं नहीं पास है, 10वीं नहीं पास है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, तब भी मुख्यमंत्री रह सकते हैं। लेकिन आप बता दीजिए कि भाई मैं नहीं, मैंने 10वीं पास किया, ये बात है। तेजस्वी और सम्राट चौधरी का मामला बिल्कुल अलग है। तेजस्वी जी का शिक्षा के प्रति नजरिया क्या है, इस पर बात हो रही है। सम्राट चौधरी सीधे-सीधे झूठ बोल रहे हैं, फेकिंग कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, और गलत डिग्री दोनों ने शायद कहीं से खरीदी है, निकाली है, वो अपने एफिडेविट लगा रखा है, ये बात हो रही है। सम्राट चौधरी पर हम विस्तार से बात करेंगे क्योंकि वो मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम है। वेलकम बैक टू दैट, क्योंकि डिग्री का मामला है, उनकी जन्म तिथि का मामला है, सो टॉक ऑन दैट। और ये बातचीत शुरू हुई थी उदय सिंह जी से। आपने तेजस्वी के हवाले से बात की, जिसके माता-पिता मुख्यमंत्री रहे हो, उसमें पढ़ाई पूरी नहीं की, तो उनकी सोच दिखाता है। यही बात उदय सिंह जी की भी जिनके पिता उन्होंने सिंह की मां मानसी सिंह हो, इतने सक्षम सांसद अधिकारी, उन्होंने बात की पढ़ाई नहीं की, तो पढ़ाई करके उनका क्यों क्या? बिल्कुल, आप बिल्कुल दृष्टिकोण उनको बताएंगे, लेकिन जो मुझे उन्होंने बताया, दोनों की आपस में बातचीत हुई, क्योंकि मीडिया में खबर चली, तो मुझे सरप्राइज हुई, मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, क्योंकि उनके घर में इतने आईएएस आईपीएस हैं, उदय जी के घर में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने आईएएस आईपीएस हैं, मुझे लगता नहीं कि बिहार में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिनके एक परिवार में आईएएस आईपीएस हो। तो मैंने कभी उनके पढ़ाई की चर्चा की ना, उनके पृष्ठभूमि से ऐसा लगता है कि वो 12वीं पास हैं, कि ग्रेजुएशन उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी पिताजी की तबीयत खराब हुई थी, इस वजह से उनको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, ऐसा उन्होंने बताया। अच्छा, लेकिन वो कैंडिडेट उदय सिंह जी पार्टी का अध्यक्ष इसलिए हैं कि मैं उनको एक ईमानदार व्यक्ति समझता हूं। जनसमाज को बनाने में, इस सोच को बढ़ाने में उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। वो 2 बार के सांसद हैं, और बिहार में कम से कम उनको कोई चोर, बदमाश, भ्रष्ट नहीं कहेगा। लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये बड़े परिवार के हैं, लोग ये कह सकते हैं कि जमीन पर होना चाहिए नहीं है, लेकिन उदय सिंह के बारे में कोई ये नहीं कहा कि भ्रष्ट नहीं है। और 2 बार वो सांसद रहे, जो अपनी पार्टी चेंज करके वो भाजपा के सांसद थे, दोनों बार भाजपा के सांसद थे। 2014 में भाजपा में 2 बार भाजपा के सांसद थे, 2014 तीसरी बार चुनाव हारे, और 2019 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा। ठीक है, उनकी माता जी पूरे जीवन कांग्रेस के टिकट से वहां पूर्णिया की सांसद थी। ठीक है, एक जॉय ऑफ गिविंग लोगो फाउंडेशन का जिक्र होता है, बात करें इसके बारे में। क्या है इसका स्टेटस? कुछ नहीं, स्टेटस है जॉय ऑफ गिविंग, जिसने कहा बेंगलोर की संस्था है। मैं जब आज से 5-7 साल पहले जब काम में करता था, तो मुझे लगा बेंगलोर का वैसे मिला, उसने ये बनाया था जॉय ऑफ गिविंग, कोई फाउंडेशन बनाया था उसने चलाने की कोशिश की, वो नहीं चला, फिर उसने कहा सर आप ले लीजिए, हम तो चला नहीं पा रहे हैं, आप इसको ले लीजिए। मुझे उसका नाम अच्छा लगा, फाउंडेशन में कोई लेना नहीं था उसमें, मुझे नाम अच्छा लगा जॉय ऑफ गिविंग, तो 1 लाख कैपिटल करके कोई फाउंडेशन था, उसको उन्होंने ले लिया, और तब से वो मेरे पास गवर्नमेंट की तरह वो संस्था बनी रही। जब मैं बिहार आया और मैंने यहाँ पर अपनी यात्रा शुरू की, तब पार्टी तो थी नहीं, तो उस व्यवस्था जो काम हम लोग कर रहे थे, राजनीतिक काम नहीं था। शुरुआत में तो हम लोगों को बताना समझाना, खुद जाता है, वो मानने की बात नहीं है, उनको ये बताना कि बिहार की स्थिति है, वो स्थिति से कैसे बिहार को बाहर निकाल सकते हैं, खुद ही समझाओ लोगों को बताना, हर पंचायत का एक डेवलपमेंट का विकास, एक मॉडल बनाना, उस काम को करने के लिए मेरे पास व्यवस्था थी, उसमें उसको जॉय ऑफ गिविंग मैंने इस्तेमाल किया, जिसमें सीएसआर का फंड लेकर आप उन चीजों पर खर्च कर सकते हैं, मैं आंसर कर रहा था। जैसे ही पार्टी बनी, जॉय ऑफ गिविंग जो हम लोग काम कर रहे हैं, और उसमें जॉय ऑफ गिविंग फंड लोगों ने दिया, उन्होंने सीएसआर का फंड दिया, तो जब तक उससे नॉन पॉलिटिकल काम हो रहा था, तब तक जॉय ऑफ गिविंग उसका पेमेंट किया गया। जब पार्टी बन गई, जॉय ऑफ गिविंग बंद हो गया, और जेएसपी जो पार्टी है वो है, और उसके एक साथ में जेएसपी जो एक कंपनी है, जिसमें कि इसके लिए प्रोफेशनल को मदद दी जाती है, को एस्टैब्लिश किया गया है। जॉय ऑफ गिविंग फाउंडेशन है, उसका इस्तेमाल इस फाइनेंशियल वर्ष मार्च तक किया गया है। पिछले साल अक्टूबर के बाद जब राजनीतिक गतिविधि हम लोग पूरी तरीके से करने लगे, जॉय ऑफ गिविंग के लिए काम करना हम लोगों ने बंद कर दिया। उदय सिंह की वजह से जॉय ऑफ गिविंग बिल्कुल एक डायरेक्टर करते हैं उसमें। अच्छा, फिर मैं लेकिन क्या जैसे आपने कहा कि आपको जानकारी नहीं थी, मेरी बात में पढ़े, इस बात की आपको जानकारी है कि दिलीप जायसवाल और उदय सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं? दिलीप जायसवाल और उदय सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं, ये तो भाजपा में रहे होंगे, और सीमांचल में दिलीप जायसवाल राजनीति करते हैं, और ये भी वहां चला गया, उस समय क्या स्टेटस क्या था, उससे हमें कोई शायद दोस्त रहे होंगे, लेकिन अगर वो उदय सिंह के दोस्त भी रहे हो, तो भी जनसुराज दिलीप जायसवाल के बारे में क्या सोचता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। संभव है कि भाजपा में लोग हैं मेरे दोस्त रहे होंगे, या राजद में जदयू में लोग हैं मेरे दोस्त रहे होंगे, अशोक चौधरी को कांग्रेस से जदयू लाया गया, तो मैं उसमें जदयू में था। कई लोग मुझे बताते हैं कि मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मैं हमेशा कहने पे कहता हूं कि आप मेरे दोस्त हैं, भाई मेरे दोस्त हैं, उदय जी के दोस्त हैं, उसका जनसुराज की जो पब्लिक स्टैंड है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दिलीप जायसवाल की दोस्ती है कि नहीं है, ठीक नहीं थी, वो वही बताएंगे। पूर्णिया के लोगों ने ये बात कही, शायद उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि दिलीप जायसवाल के बारे में नहीं बोलना है क्योंकि मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बल्कि बहुत सारे प्रेस ये बात कैसे कहते हैं कि पूर्णिया में लोग कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल के मामले मुश्किल में फंसे, राजनाथ सिंह से उदय सिंह ने ही पहली की दिलीप जायसवाल के लिए। क्या वो मैं नहीं जानता हूं, अगर आप ये मान रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, तो संभव है कि दिलीप जायसवाल की उन्होंने मदद की होगी, लेकिन जनसुराज का नाम का सवाल है, और जनसुराज के अध्यक्ष के तौर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदय सिंह जी भी शामिल थे, जिसमें बताया गया कि कैसे दिलीप जायसवाल ने उस कॉलेज पर हत्या किया है, और उन पर हत्या का आरोप है, और हत्या का आरोपी उसमें उदय सिंह भी बैठे हुए थे। प्रशांत, जब हम आपका बिहार का इलेक्शन लेते हैं 2014 के चुनाव में, अभी जनरल से जाना है प्रशांत किशोर रणनीतिकार है, मोदी जी से बड़े 2015 के विधानसभा चुनाव में मेरे और चर्चा हुई आपको, ये भी कहा गया कि आप अपने होम टर्फ पर लौटे हैं, पहली बार बिहार में काम कर रहे हैं। बिहार के बारे में प्रशांत जब भी बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तब जाति का प्रश्न बार-बार हमारे सामने आता है कि ईबीसी, ओबीसी किस तरह का कैटेगराइजेशन है, उसके एम्पावरमेंट करने के इलेक्शन के लिए पूरी की समस्या क्या क्वेश्चन उनके परिवार की बेटी आपकी पार्टी से चुनाव लड़ रही है। आप बिहार में जाति के प्रश्न को किस तरह के, इस वाले से पूछूंगा, सबसे पहले मैंने चेहरा पासवान का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि महादलित अलग से कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, ही इज अगेंस्ट कोटा विद कोटा। हम जानते हैं कि ये वो प्रयोग इसलिए यहाँ पे ईबीसी का फॉर्मूला, महादलित का फॉर्मूला लाया गया, तो आपकी राय है यहाँ पर जो कैटेगरी बनी हुई है, वो पूरी के टाइम से है, उसमें जो पिछले हैं, जिनको पिछड़ा वर्ग कहते हैं, मैं उसको पसंद करता हूं, लेकिन ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास जिसको कहते हैं, उसको पूरी के फॉर्मूले के तहत 2 भाग में बांट दिया गया, और उन्होंने नेक्स्ट 1 उसको कहते हैं, जिसमें कुछ जाति समूहों को उन्होंने डाला, जिसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहा गया, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड सबसे व्यवस्था बनी हुई है। जैसे जैसे उसके बाद अलग नेता आते हैं, खासकर नीति के जमाने में कई जातियों को उसमें जोड़ा गया, और वो लिस्ट बढ़ते चला गया, उसमें नई जातियों को ओरिजिनल नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 था, उसमें काफी परिवर्तन कर दिया गया, कई बार वैलिडेशन किया गया, कई बार पॉलिटिकल किया गया, उसका समर्थन और विरोध भी समाज में होता रहता है। हम लोग के जरिए जो व्यवस्था बनी हुई है, हम उसी के साथ चल रहे हैं। एक जनरल कैटेगरी है बिहार में, एक ओबीसी वर्ग है, एक ईबीसी वर्ग है, मुस्लिम है और दलित है। दलित महादलित की जो बात है, इसको भी राजनीतिक नजरिए से नीतीश कुमार ने जब रामविलास पासवान जी उनके विरोध में थे, तो उन्होंने ये देखा कि पासवान समाज के लोग वोट नहीं दे रहे हैं, लालू जी के साथ हैं, रामलाल जी के साथ हैं, तो उन्होंने कहा कि दलितों को भी 2 भाग में बांटिए, महादलित कहिए, और महादलित में उन्होंने सबको रखा एक्सेप्ट पासवान, क्योंकि पासवान राजनीतिक तौर पर सूट नहीं कर रहा था उस समय, और इनको सारी व्यवस्थाएं हिंदू समाज के लिए थी, इंसेंटिव है, योजना है, वो महादलितों के लिए पासवान को अलग कर दिया। लेकिन बाद में जब वो महागठबंधन में आए 2016 में वापस से एनडीए में, तो उन्होंने पासवान को महादलित में शामिल कर दिया। तो इसका जो कैटेगरी खत्म हो गई, अब महादलित कोई ऐसा दलितों का कोई ऐसा कैटेगरी है नहीं जो महादलित में नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स का एक अभिन्न अंग रहा है, जातियों की कैटेगरी को बदलकर उन्होंने जैसे जाति समाज को उठाया, उसको ईबीसी बना दिया, बना दिया, उन्होंने तेली समाज को उठाया, उसको एक्स बना दिया, उन्होंने ऐसी कई जातियों को जो अदरवाइज एक्स ऐसा नहीं थी, उसको एक्स बनाया है, उसी तरह उन्होंने दलितों के लिए किया। मैं ऐसा समझता हूं कि इस तरह की जो राजनीति है, ये समाज का बड़े स्तर पर कुछ बात नहीं करती है, ये सिर्फ राजनीतिक नजरिए से की गई चीज है। उपेंद्र कुशवाहा जी जब नीतीश को छोड़ गए, तो कुशवाहा समाज को 2 भाग बांटने के लिए नीतीश कुमार ने दांगी समाज के लोगों को एक्स बना दिया। जब नरेंद्र मोदी की चौकी आई, तो तेली समाज को उन्होंने अपनी साइड करने के लिए एक्स बना दिया। ऐसा नेता समय समय पर करते रहे, और कई बार सफल है, कई बार सफल है। उन्होंने यहाँ पर जो काफी तत्व समाज के लोग हैं, उनको एससी का दर्जा दिया, बाद में वो सेंटर से सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। इसी तरीके से लोहार समाज के लोगों को उन्होंने एससी का दर्जा दिया, उसको भी ऊपर से खारिज कर दिया गया, लोहार समाज के लोग फिर से वापस ईबीसी में आ गए। इसी तरीके यहाँ पर नोनिया समाज के, बिन समाज के लोगों को से नीतीश कुमार बंग में पहला आपको एससी का दर्जा देंगे। तो ये विशुद्ध तौर पर राजनीतिक लाभ के लिए दलों जातियों के कैटेगरी को बदलने को आप नीतीश कुमार मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स कह सकते हैं। जनसुराज की इस पे अप्रोच क्या है कि अलग-अलग सामाजिक वर्ग इस बात को लेकर आंदोलन करते हैं, जैसे अमकेश सैनी जो नेता है वो ये कहते हैं कि महिला समाज को एससी कैटेगरी में ये पार्टी के ऑफिस है नहीं या दूसरे लोग, ये सब
तब ये बात कहना शुरू किया है जब नीतीश कुमार ने इसका बहुत हल्ले से राजनीतिक इस्तेमाल किया और लोगों ने देखा कि इसका उनको फायदा राजनीतिक फायदा हो रहा है तो सभी लोगों से आवाज उठनी शुरू हो गई। लेकिन जब उसके पक्ष में आवाज उठाया तो उसके विपक्ष में आवाज उठाया, क्योंकि अगर आप जैसे जाति को आपने ऐसे बना दिया, ऐसे समाज उसके खिलाफ विरोध के भी आवाज उठे। उसी तरीके से जब आप किसी जाति को ईबीसी में जोड़ते हैं तो जिसको जोड़ रहा है उसको फायदा है, शायद फायदा है। लेकिन ईबीसी समाज में जो लोग पहले से बैठे हुए हैं वो उनका नुकसान है। उस पर जनता का चांस ये है कि जो साइंटिफिक तरीका है प्रॉपर स्टडी के बाद ही किसी जाति के कैटेगरी को चेंज किया जाना चाहिए। सिर्फ विशुद्ध राजनीतिक नफे नुकसान को देखकर जातियों की कैटेगरी को चेंज करने से फायदा कम नुकसान ज्यादा। क्योंकि हम जातियों की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार ने ये फैसला किया था कि 65% तक रिजर्वेशन होता है, जिस पर पटना हाई कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बरकरार रखा। आप आरक्षण की लिमिट क्या होती है इसका सोचते हैं? आरक्षण की लिमिट जो संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है वो बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संविधान में अगर 50 है तो 50 हो, 70 हो, 70 ये आरक्षण की सीमा तय करना ये राज्य की विधानसभा की प्रेरोगेटिव नहीं है, ये देश की संसद को तय करना है, देश की सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। जो भी वो व्यवस्था बनाए उसमें हमारी सहमति है। लेकिन साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ ये बिहार के नजरिए से हम लोग सोचते हैं ये लड़ाई की बेमानी है। ये जो नौकरियों में आरक्षण की बात है, बिहार में कुल 2% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। तो आप मुझे बताइए अगर उसमें 7% भी आरक्षण कर देंगे तो भी 98% समाज के लोगों को तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जनसुराज ने जो बात कही है कि अभी की जो आरक्षण की व्यवस्था है ये चलती रहे, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप सही में समतामूलक समाज की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो राजनीतिक भागीदारी, जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी और साथ में शिक्षा, भूमि और पूंजी में हिस्सेदारी जब तक नहीं करेंगे तब तक आप समतामूलक समाज की बात करना बेकार है। क्योंकि आज जैसे आप देख लीजिए, मैं क्यों कह रहा हूं शिक्षा की, अभी आरक्षण की व्यवस्था दलितों के लिए बनी हुई है, आजादी के बाद से दलित समाज के लोगों के लिए, लेकिन बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ उसमें ये निकल कर आया कि सिर्फ 3% दलित समाज के बच्चे ही आज भी बिहार में 12वीं पास करते हैं। तो अगर उस समाज के बच्चे 12वीं पास नहीं कर रहे हैं तो आरक्षण की सीमा कुछ भी हो उसका लाभ तो नहीं मिलने वाला है। इसी तरीके से पिछड़ा मुस्लिम समाज के लोग हैं 7% से कम पिछड़ा मुस्लिम समाज के लोग बिहार में 12वीं पास कर रहे हैं। तो आरक्षण की सीमा चाहे 50 हो या 65 हो उसका लाभ सिर्फ चंद परिवारों को ही मिल रहा है। व्यापक स्तर पर समाज को लाभ तब मिलेगा जब उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, उनके पास जमीन हो, पूंजी हो, तभी अगर आरक्षण की सीमा अगर बढ़ा भी देंगे तभी उनको लाभ मिलेगा, अदरवाइज उनको लाभ नहीं मिलने वाला है। प्रश्न की बात ये कही जाती है कि शिक्षा में आरक्षण बढ़ेगा तो शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के मामले में भी ये जो आपके दलित में लाभ मिल रहे हैं। सीटों का मामला आएगा ग्रेजुएशन में ना, जो पहली क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, जो 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसमें कोई सीट लिमिटेशन है। जी हम ये कह रहे हैं कि जब यहाँ 90% 95% लोग 12वीं क्लास नहीं पास कर रहे हैं, ये मैंने कहा यहाँ सरकार का कहना है कि जब 95% पिछड़ा दलित समाज मुस्लिम समाज के लोग 12वीं पास नहीं कर रहे हैं तो चाहे कॉलेज में सीट का मामला हो या नौकरी में सीट का मामला हो आपको कैसे लाभ मिलेगा? वो तो लाभ मिलेगा ही नहीं। ये तो सिर्फ सामाजिक न्याय के नाम पर आरक्षण का लॉलीपॉप या डर दिखाकर समाज को बांटने और लड़ाने की विधि है। इससे लाभ किसी को नहीं मिला है। बिहार में कुल जमा 23-24 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं। बिहार के बाद ये 13 करोड़, तो मान लीजिए आपने 7% आरक्षण कर दिया और वो 23% जो है वो पिछड़ा समाज के लोगों को 23 लाख लोगों को नौकरी मिल गई, लेकिन उससे पिछड़ा समाज के मुस्लिम समाज के लोगों की स्थिति थोड़ी सुधर जाएगी। उससे तो 23 लाख परिवार का नहीं सुधरेगा, 13 करोड़ लोगों का 3.5 करोड़ परिवारों की स्थिति नहीं सुधरेगी। तब तक नहीं सुधरेगी जब तक उनकी शिक्षा की व्यवस्था न हो, उनके लिए भूमि सुधार न किया जाए, जब तक पूंजी के बंटवारे में उनको हिस्सेदारी न दिया जाए। आप आंकड़ा उठा के देखिए, पिछले साल पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार ने बैंकों ने 1,61,00,000 रुपया लोन दिया है। क्या उसमें देखिए उसमें पिछड़ा समाज के लोगों को कितना लोन मिला है, उसमें दलित समाज मुस्लिम समाज के लोगों को कितना लोन मिला है। बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। आप देखिए दलित समाज के लोग उसमें करीब 90% ज्यादा भूमिहीन है और पिछड़ा समाज के 90% ज्यादा लोग भूमिहीन है। तो जब तक आप शिक्षा, जमीन और पूंजी में उनकी हिस्सेदारी नहीं बनाएंगे तब तक सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करके आप समाज को गुमराह कर रहे हैं। इससे कोई फायदा नुकसान नहीं होने वाला है। इससे सिर्फ और सिर्फ समाज में जो अच्छे स्थिति में लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका ही फायदा हो रहा है। जो नीचे स्तर पे लोग हैं, जिनके बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उनका कोई लाभ नहीं। आपका चुनाव निशान है स्कूल व्यवस्था, बार-बार बात कर रही है 12वीं की पढ़ाई की। आपको क्या लगता है बिहार में ये जो प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा है वो कहां पे बिगड़ी हुई है, कैसे सुधारी जा सकती है? बिहार में स्कूली शिक्षा जो है ये बहुत अच्छी कभी नहीं थी। हम लोग यहाँ के सरकारी में महाराज बाबू से कभी नहीं थी। कम से कम मेरे पिछले 30 सालों में तो मैंने बिहार की जो मैं भी स्कूल की व्यवस्था, माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं देखा है। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। लेकिन पहले नीतीश जी आने से पहले 2005 तक बिहार में जिलों में प्रखंडों में 1-2 विद्यालय ऐसे जरूर अच्छे थे जिसमें अगर आप नामांकन डालें, जिसमें 2-5 विद्यार्थी पढ़कर अपना जीवन सुधार सकते थे। एक कॉलेज, साइंस कॉलेज, कॉलेज पटना कॉलेज, एक लंदन कॉलेज, ऐसे कुछ कॉलेज बिहार में थे जहां से पढ़कर अपना जीवन सुधार सकते थे। नीतीश बाबू 2005 में आए, इन्होंने समता शिक्षा नीति के नाम पर ये व्यवस्था बनाई कि हर गांव हर पंचायत में स्कूल खोलिया और बड़े पैमाने पर शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति की गई। इससे हुआ ये कि विद्यालयों के नाम पर हर जगह बिल्डिंग बना दी गई और शिक्षकों के नाम पर लोगों की बहाली कर दी गई। शिक्षा बजट बढ़ते-बढ़ते 70,000 करोड़ हो गया, लेकिन पढ़ाई पूरी तरीके से चौपट हो गया। क्यों? क्योंकि जहां विद्यालय के भवन बने वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां पढ़ाने की गुणवत्ता नहीं है, जहां तीनों है वहां विद्यार्थी नहीं है। कई लोग आपको बताएंगे बिहार में कि बिहार में स्कूल शिक्षा इसलिए खराब है, यहाँ पर फ्री पढ़ाई स्कूल में। तो मेरा उनको सवाल है कि 8वीं क्लास तक पढ़ रहा है, 8वीं क्लास से ऊपर विद्यालय में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? कुछ लोग आपको ये भी बताते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता बहुत खराब है, इसकी वजह से शिक्षा खराब हो गई। मेरा उनसे सवाल है कि अच्छा मान लो कि शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है स्कूल में, पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? वहां तो शिक्षक नहीं है, वहां शिक्षा से लोग नहीं आए। सच्चाई है कि पिछले 15-20 सालों में समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकताओं में शिक्षा कहीं न कहीं पीछे चला गया और जो पूरी शिक्षण संस्थाएं हैं ये सरकार के लिए सरकारी योजना के बांटने का केंद्र बन गया और समाज के लिए ये जो विद्यालय है ये सरकारी लाभ पाने का केंद्र है। तो गांव में लोग सरकारी विद्यालयों में एडमिशन इसलिए कराते हैं क्योंकि उनको साइकिल का पैसा मिलेगा, उनको कपड़े का पैसा मिलेगा, उनको खाने की व्यवस्था हो जाएगी, पढ़ाई की चिंता नहीं। वही हाल सरकार का सरकार का हजारों करोड़ रुपए खर्च कर पढ़ाई हो रही है तो शिक्षकों से बुझाई काम करा लो। तो शिक्षकों का एक बहुत बड़ा समय गैर शैक्षणिक कार्यों पर जाता है, वो चाहे चुनाव से जुड़ा मुद्दा हो, स्वच्छता से जुड़ा मुद्दा हो, शराबबंदी का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर कोई नहीं शिक्षकों को लगा लो। तो ये पूरी व्यवस्था इसी से गड़बड़ हुई है। इसलिए जनसुराज ये कह रहा है कि हम लोग आएंगे तो ये हर गांव हर पंचायत में विद्यालय बनाने के बजाय हम लोगों ने तय किया कि हर प्रखंड में अगले 10 साल में कम से कम 10 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाए जाए और अगले 5 साल में 5, हर साल हर प्रखंड में एक अच्छा विद्यालय बनाया जाए। और एक अच्छा विद्यालय में लोगों को समझाने के बताता हूं कि विश्व स्तरीय का मतलब निर्धारित विद्यालय। निर्धारित इसलिए कहता हूं कि बिहार झारखंड में ये सबसे अच्छा सरकारी विद्यालय था। इस एक विद्यालय से 1500 से ज्यादा सामान्य वर्ग के सामान्य परिवारों के बच्चे अपना जीवन सुधारा है, आईएएस बड़ी नौकरियों में गए। तो जनसुराज ने जो शिक्षा सुधार का अपना फॉर्मूला दिया है कि हर साल हम लोग हर प्रखंड में एक निर्धारित स्तर के विद्यालय को बनाएंगे और इसको बनाने में खर्चा आएगा करीब 15,000 से 20 लाख करोड़। इतना ही पैसा हम लोग अपनी बजट से निकाल सकते हैं। बाकी के लोगों का क्या होगा? बाकी के लोगों के हम लोग ये कहा कि अगले 5 साल 10 साल में जब आपके यहाँ विद्यालय बन रहे होंगे 10 साल लगेगा, उस दौरान अगर आपके इलाके में विद्यालय नहीं बना है तो आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उसका पैसा जो है वो सरकार देगी ताकि बच्चों की पढ़ाई को सफल होने से बचाया जा सके। इन दोनों चीजों के समायोजन से हम लोग बताएं बिहार में शिक्षा की एक बहुत बेहतर व्यवस्था अगले 5 से 10 साल में बनाई जा सकती है। कृष्ण जी कहते हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उस दौरान सरकारी स्कूल और वहां के अध्यापकों का क्या होगा? क्योंकि नहीं वो तो बताया जाएगा। तो आप सरकार पे बोझ बढ़ गया ना, क्योंकि आप शिक्षकों को वेतन नहीं दे रहे और उनको प्राइवेट ऐसा नहीं। पूरी दुनिया का रिसर्च है कि अगर पब्लिक और प्राइवेट दोनों सुविधा उपलब्ध हो तो ज्यादातर लोग पब्लिक सुविधा में ही रहना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ बता दिया जाए कि आपके बच्चे को पटना मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की डिग्री मिल सकती है और रमैया में भी दिया जा सकता है। सरकार आपको बता दे कि आपके बच्चे को डॉक्टरी पढ़ाना है, मेडिकल पढ़ाना है, आप पटना मेडिकल कॉलेज में पढ़ाइएगा, फीस आपको भरनी पड़ेगी। और अगर रमैया में पढ़ाइएगा तो फीस सरकार भरेगी। मेरा दावा है 10 में 9 लोग कहेंगे कि नहीं भैया आपको पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए। अगर दिल्ली में आपके बच्चे को कहते हैं कि सेंट स्टीफेंस में पढ़िएगा कि एमएटी में पढ़िएगा, स्टीफेंस में पढ़िएगा तो खर्चा सरकार देगी, आपको अपने से देना पड़ेगा, एमएटी में पढ़िएगा तो पैसा सरकार भरेगी। आप क्या कहेंगे? नहीं भैया हमको स्टीफेंस में एडमिशन चाहिए। ये दुनिया का रिसर्च है। तो जो हम लोगों ने बिहार में अध्ययन किया है कि अगर ये सुविधा एक्सटेंड कर दी जाए तो करीब-करीब 1/3 बच्चे, 1/3 परिवार प्राइवेट स्कूलों में ऑप्ट करेंगे। और जो आपने कही बात पैसे की, तो भाई सरकारी विद्यालय में जो बच्चा पढ़ रहा है वो फ्री में थोड़ी ना पढ़ रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार ने प्रति विद्यार्थी, प्रति स्टूडेंट, फॉर एवरी स्टूडेंट 864 रुपया हर महीने खर्च किया है सरकारी विद्यालयों पर। तो और उन्हीं इलाकों में प्राइवेट में 400 से 600 रुपए की रेगुलेटेड फीस पर प्राइवेट में आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो हम लोग ये जो व्यवस्था बनाना चाहते हैं, अगर बिहार में आप सभी को पढ़ाना चाहते हैं सरकारी विद्यालय में तो 4 लाख शिक्षक नहीं चाहिए, 10 लाख शिक्षक चाहिए। उतनी बड़ी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अभी की जो व्यवस्था है ये चलती रहे,
इसमें से 1/3 जो बच्चे हैं वो प्राइवेट में ऑप्ट करें और 1/3 बच्चों को मैं नई जो व्यवस्था अगले 5 साल में बनाने की कह रहा हूं उसमें शिफ्ट करेंगे और धीरे-धीरे इस व्यवस्था को और अपग्रेड करते जाएंगे ताकि जो अभी की व्यवस्था है ये बिल्कुल एक तरीके से बंद ना हो, लेकिन 2 तरीके से, एक जो नई व्यवस्था बन रही है, नए स्कूल अपग्रेड किए जा रहे हैं, वहां पर 1/3 लोग शिफ्ट हो और 1/3 प्राइवेट में शिफ्ट करें और बाकी जो आधा बचेगा वो अभी की व्यवस्था में चलता रहेगा। तो जो मेरा आकलन है, अगर आप पीपल्स टीचर्स रेशियो देखेंगे, क्लासरूम पर बच्चों का रेशियो देखेंगे, तो बिहार में 10 लाख शिक्षकों की जरूरत है। अभी 4 साढ़े 4 लाख शिक्षक हैं, तो इस 4 साढ़े 4 लाख शिक्षकों से आधे बच्चे इसमें पढ़ेंगे, 1/3 जो नई व्यवस्था हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं वहां पढ़े और 1/3 प्राइवेट में शिफ्ट किया जाए और धीरे-धीरे जो 1/3 नई व्यवस्था की बात हो रही है उसको एक्सपेंड करते जाएंगे और जो आधे अभी की व्यवस्था में है वो उसमें अब्सॉर्ब होता चला जाएगा। ये सोच किसी शिक्षाविद ने आपको ये सलाह नहीं दी वो सत्ता में आते हैं तो बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती भी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल होगी। जब शिक्षा का एक्सपेंशन होगा तो निश्चित तौर पर, क्योंकि शिक्षा हम लोग के फोकस में है। जी, जमीन की प्रशांत आप बात कर रहे थे, खासतौर पर जब हम दलित समाज की बात कर रहे थे, आरक्षण के विषय पर चर्चा कर रहे थे, बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? भाई जो बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट है जी। उसको कभी सरकार ने लागू किया, ना पढ़ा, ना देखा, ना पढ़ा। अबे अगर पढ़ा होता तो कुछ किया होता। जी। सरकार ने आज से 20 वर्ष पहले नीतीश कुमार ने एक योजना शुरू की 0.3 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को देने के लिए, दलित समाज के लिए, दलित महादलित अति पिछड़ों के लिए, और उस समय 25% समाज को ये करीब-करीब मिलना चाहिए था। 1 सवा करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए था। योजना में ये कहा गया कि अगर सरकारी जमीन वहां उपलब्ध है तो 0.3 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को दिया जाएगा। अगर सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है तो सरकार जमीन खरीद कर उनको देगी। पिछले साल अभी जो डेटा आया है नीति आयोग का, कुल जमा 2,40,000 परिवारों को 20 वर्ष में ये जमीन 0.3 डिसमिल दिया गया। उसमें भी नीति आयोग का रिपोर्ट ये कहता है कि 1.24 लाख परिवारों को जमीन सिर्फ कागज पर दिया गया, आज तक पोजीशन नहीं दिया गया। तो 1.25 करोड़ दलित अति पिछड़े समाज के भूमिहीनों को घर बनाने के लिए जो 0.3 डिसमिल जमीन देनी थी उसके एवज में सिर्फ 1.25 लाख लोगों को ही आज तक जमीन दी गई है। ये स्थिति है। मांझी जी आए, उन्होंने कह दिया 0.5 डिसमिल देंगे जमीन। मेरे भाई 0.3 भी अभी नहीं दिया, 0.5 की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हम लोग इस पर पिछले 6-7 महीनों में बहुत बड़ा एक अभियान भी चलाया है। 1 करोड़ लोगों से सिग्नेचर भी लिया कि भाई जो भूमिहीन है उनको आप खेती के लिए जमीन देंगे वो तो लंबा भूमि सुधार का मामला है, लेकिन कम से कम उनको रहने के लिए जो आपने स्कीम चलाई है, योजना चलाई है 0.3 डिसमिल जमीन की, वो तो दे दीजिए। वो भी आज तक सरकार ने नहीं दिया है। भूमि सुधार कैसे करेंगे? ये एक ऐसा जिन्हें जैसे कोई बोतल से निकालना नहीं चाहता। श्री बाबू के जमाने में सीलिंग हुई, ये लोगों नीतीश का कुमार ने भी बात की, लोगों ने कहा कि अगर कोई भी भूमि सुधार की तरफ जाएगा, चकबंदी भी मुकम्मल ढंग से नहीं हुई, तो वो एक ऐसा सामाजिक समीकरण जो छिन्न भिन्न हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। कैसे होगा? देखिए, ये डर बना के रखा गया है। आपने ये सवाल मेरे से पीछे भी एक इंटरव्यू में पूछा था कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप भूमि सुधार की बात करेंगे तो सवर्ण इससे नाराज हो जाएंगे। मेरे बात पहली बात तो ये समझिए कि भूमिधारक सिर्फ सवर्ण नहीं है, पिछड़े भी हैं, ओबीसी समाज की बहुत बड़ी संख्या है जो भूमिधारक है। बिहार में भूमि की जो समस्या है उसको आपको अगर समझना है तो आप ये देखिए कि यही भूमिधारकों ने भूदान आंदोलन में लाखों एकड़ जमीन विनोबा भावे से प्रेरित होकर स्वेच्छा से भूमिहीनों के लिए दान में दिया था। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि वो लाखों एकड़ जमीन गया कहाँ। बिल्कुल, वो जमीन गई कहाँ? वो जमीन जिसने दान दिया था उसके हाथ से निकल गई, जिसको दिया उसको मिली नहीं। एक ही जमीन को 4-4 5-5 परिवारों को पट्टे दे दिए गए, उनको लाल कागज बना दिया गया, पीला कागज बना दिया गया। आज नतीजा ये है कि बिहार में करीब-करीब 1/3 जमीन का मालिकाना हक डिस्प्यूटेड है। अभी आप देखिए चंपारण में बेतिया राज की जमीन जो आजादी के समय से सेटल हो गई है, सरकार ने अभी 2 महीने पहले एक अध्यादेश दिया कि सारी जमीन का फिर से अधिग्रहण किया जाएगा। तो ये जो भूमि का मामला है, जब तक बिहार में कोई सरकार बिल्कुल ड्राइंग बोर्ड पर नहीं जाएगी और जैसे अंग्रेजों के जमाने में पहली बार पूरा सर्वे हुआ था, पहले ये तो तय करो कि भाई जमीन है कितनी, किसकी है, और उसके बाद उसका वितरण की बात की जाए, तब तक यहाँ पर कोई भी आमूलचूल परिवर्तन की बात करना बेईमानी है। लेकिन अगर ये काम बंगाल में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, बहुत हद तक उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, तो बिहार में भी हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक भाव से नहीं बल्कि सही में सुधार के नजरिए से इस पर प्रयास किया जाए और इसका सबसे बड़ा लाभ भूमिधारकों को है, जो लैंड ओनर है उनको है। क्योंकि आज जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है बिहार में, जो लैंड का वैल्यू है, अगर वो भूमि सुधार हो जाए तो वो 10 गुना बढ़ जाएगा। चकबंदी की वजह से नहीं, हो जाएगी। क्योंकि नहीं अभी आपके पास जमीन है लेकिन आप उसको बेच नहीं पा रहे हैं। अभी आपके पास जमीन है लेकिन उसका रसीद ठीक से नहीं कटा हुआ। अभी आपकी जमीन है लेकिन उस पर आप लोन लेकर कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पेपर सब सही नहीं है। अगर भूमि सुधार लागू हो जाए तो ओवरऑल लैंड रिलेटेड इकोनॉमी में बहुत बड़ा उछाल आएगा। उससे सबसे बड़ा फायदा उनका होगा जिनके पास जमीन है, और सबसे बड़ा फायदा उनको होगा जो भूमिहीन है, उनको जमीन मिल जाएगी। क्योंकि 1/3 जमीन जो लिटिगेशन में पड़ी हुई है उसमें लिटिगेंट सरकार है, वो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, सरकार और भूमिधारकों के बीच की लड़ाई है। 55 लाख हेक्टेयर जमीन यहाँ है कृषि योग्य जमीन, उसमें 1/3 जमीन आप लगा दीजिए जो कि लिटिगेशन में पड़ी हुई है। तो अगर आप भूमिधारकों के हिसाब से सोच लीजिए कि जिन जाति वर्ग समूह के पास ये जमीन है वो भी तो उस जमीन का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ खेती कर रहे हैं या उसकी बंदोबस्ती कर रहे हैं। उस जमीन का कोई फायदा उनको इकोनॉमिक लाभ बहुत नहीं है, एक तरह से मेंटेनेंस है। जमीन आपके पास है, आप बंदोबस्ती करते हैं, कुछ पैसे आपको मिलते हैं। अगर भूमि सुधार हो जाए और उसका मालिकाना हक तय कर दिया जाए तो उसी जमीन पर आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं, उसमें कुछ बेहतर खेती कर सकते हैं, उसमें उद्योग लगा सकते हैं, उस जमीन को आप बेचकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। अभी तो आपकी जमीन है और आपके दादाजी के नाम पर अभी भी रसीद कट रही है, आप जमीन बेचने जाइएगा बिकेगा ही नहीं। आप जाइएगा बैंक में लोन लेने तो बैंक से लोन ही नहीं देगा क्योंकि आपका नहीं मिलेगा। उस नजरिए से बिहार में भूमि सुधार एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन यहाँ के रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए है। इसलिए जनता कह रहा है कि भूमि सुधार बिल्कुल प्रायोरिटी पर लागू किया जाएगा। जी, आप बार-बार समझाया। जब आप ये कह रहे हैं कि बैंकों के साथ मिलकर, अच्छा इसके जानकारों ने कहा कि भाई बैंकों का तो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, कोई ऐसा नहीं है राज्य के हिसाब से उन्होंने बना रखी हो। दूसरी चीज उन्होंने कही, आप जो कह रहे हैं बैंकों के साथ मिलकर पूंजी के पलायन को रोकेंगे, तो कैसे बैंकों के साथ मिलकर? क्योंकि ये समझिए कि आपने भूमि सुधार की बात की, तो आपने खुद ही कहा कि मॉर्गेज के लिए नहीं है, सिविल स्कोर नहीं है, बैंक नहीं है। ये कई लोगों को भ्रम है कि बैंक चाहे तो भी यहाँ पैसा नहीं दे सकते, क्रेडिट की डिमांड नहीं है, ऐसा नहीं है। क्रेडिट की डिमांड बहुत है। आप यहाँ देखिए जो माइक्रो फाइनेंस चल रहा है, माइक्रो फाइनेंस में सबसे ज्यादा लोन बिहार में लिया जा रहा है, इतना लिया जा रहा है कि आरबीआई ने 3 महीने पहले उस पर रोक लगाई है, स्लो डाउन किया है। माइक्रो फाइनेंस इतने तेजी से बिहार में बढ़ा है, तो क्रेडिट की डिमांड तो है। आपने कहा बैंकों से मिलकर लोगों को समझने का, दर्शकों को समझने की जरूरत है कि बैंकों की मनमानी नहीं है। हर राज्य में एक कमेटी है, बिहार में कमेटी है, उसके चेयरमैन अध्यक्ष उसकी मुख्यमंत्री करते हैं, जिसमें बैंक के सारे बड़े अधिकारी
बिहार सरकार के बड़े अफसर और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी की जिम्मेदारी है कि सीडी रेशियो को 70 के आसपास या 80 के आसपास रखा जाए। देश के स्तर पर भी फाइनेंस मिनिस्टर के अध्यक्षता में एक कमेटी होती है जो इस बात को देखती है आने के साथ सीडी रेशियो एक 70 के आसपास बना रहे। बिहार में चूंकि ना इस पर चर्चा हुई, ना कभी किसी ने इसको देखा, ना इस पर कोई बात हुआ, तो मुख्यमंत्री औपचारिक तौर पर उस बैठक में साल में एक बार जाते हैं और आप उनके बयान ढाकर देख लीजिए। हर साल के अपने भाषण में नीतीश कुमार ने कहा है कि भाई बैंकों को सीडी रेशियो सुधारने की जरूरत है। लेकिन जैसे नीतीश कुमार की बात शिक्षक नहीं सुन रहा है, दरोगा नहीं सुन रहा है, डॉक्टर नहीं सुन रहा है, अधिकारी नहीं सुन रहा है, बैंक वाले नहीं सुन रहे, आपने कहा कैसे सुधार दीजिएगा? तो भाई बैंकों के साथ बैंक वाले ये कह रहे हैं कि अगर हमें सरकार के साथ मिलकर काम करने का अवसर हो, हमें ये डर ना हो कि हम लोन देंगे और लोग भाग जाएंगे। गवर्नमेंट का गारंटर, इट्स नॉट बैंक्स डजंट नेसेसरली वांट कि गवर्नमेंट गारंटर बन जाए, कुछ केस में गारंटर भी बनेगी, लेकिन बैंक ये चाहते हैं कि एक फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जहां कोई नगद ना हो। ऐसा नहीं कि आपने लोन लिया और बैंक वाला पैसा लेकर उसको काटा लेकर उड़ा लिया, तो ये सिस्टमेटिक समस्या है। बैंक यहाँ लोन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि फैक्ट्री नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ तो पर्सनल लोन है। भाई लोग भाई के लोन लेना चाहते हैं, घर बनाने के लोन लेना चाहते हैं, घर खरीदने के लोन लेना चाहते हैं, किसी के लिए लोन लेना चाहते हैं। जब किसी किसान क्रेडिट कार्ड आया तो बिहार में लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो सरकार की प्राथमिकता में उनकी जानकारी में ये है ही नहीं, इसीलिए सीडी रेशियो में पहली बार बिहार के सामाजिक राजनीतिक परिवेश में इस बात की चर्चा मैंने या जनता ने शुरू की है। इससे पहले आज तक किसी ने चर्चा नहीं की है कि बिहार से हर साल 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजी का पलायन हो रहा है। ये चर्चा अगर किसी ने की है, आप हमको बता दीजिए। और सारे अर्थशास्त्री जितने बैंकर हैं, कम से कम सैकड़ों लोगों से पिछले 3 साल में मेरी बात हुई है और हर व्यक्ति ये कह रहा है कि बहुत अच्छी बात है, अगर ये हो जाए तो इससे बैंकों को फायदा है, उनको यहाँ बिजनेस बढ़ेगा और बैंक जो है वो सिर्फ डिपॉजिट के केंद्र नहीं होंगे, डिपॉजिट और क्रेडिट दोनों के केंद्र होंगे। आपने कहा कि पूंजी कर प्लान करेगा, ज्ञान का प्लान करेगा, कोई मान लीजिए आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे आपको बिजनेस व्यापार की समझ है, आपको पूंजी मिलेगी तो आप यहाँ पर दुकान खोलिएगा, आप रोजगार कीजिएगा। अभी तक पूंजी नहीं मिलता, आप यहाँ से मुनासिब हो जाते हैं, गुलाब हो जाते हैं, आपको छोटी फैक्ट्री लगानी है, आप यहाँ जाइएगा, बिहार में लोन नहीं मिलेगा, गुजरात में लोन नहीं मिलेगा, आपको पटना में घर खरीदना है, आपको यहाँ लोन नहीं मिलेगा, नोएडा में घर खरीदना है, यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो यहाँ की जो पूंजी है वो भी नोएडा में शिफ्ट हो रही है, बॉम्बे में शिफ्ट हो रही है, दूसरे जगहों में शिफ्ट हो रही है। तो एक आंकड़ा आया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का भी, और उसमें बड़ा गैप दिख रहा है। कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो बिहार के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड हो सकता था वो आज की तारीख में डेमोग्राफिक डिजास्टर साबित हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो या तो रोजगार की उपलब्धता नहीं है, बहुत सक्रियता से रोजगार तलाश में, बड़ा गैप दिख रहा है। अब ये इसके लिए बिहार में क्या है, इसका मामला नहीं है जो आप कह रहे हैं कि लोग रोजगार देख नहीं रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जैसे ही आप जवान हुए, जैसे ही आप लेबर फोर्स के हिस्सा हुए टेक्निकली, आप 2 साल रहते हैं, आपको लगता है रोजगार मिलना नहीं, चलो भैया जवाब चलो, उसकी वजह से जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसमें बहुत बड़ा जो पलायन है, बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर हैं। जो बिहार के गांव में जो लोग बच गए हैं, या तो एक बच्चा है, बुढ़ा है या महिलाएं हैं, इसीलिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है यंग लोगों का आपको कम दिख सकता है, क्योंकि हम यंग लड़का ही नहीं, 40% 50% बच्चे चले गए बाहर, जो यहाँ लेबर फोर्स ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि रोजगार की उपलब्धता नहीं है, उसकी कोई संभावना लोगों को दिखती नहीं है। तो जैसे ही आप लेबर फोर्स ऐसा हुए या उस एज ग्रुप में आए, आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जाने वाले साथ मिलकर ट्रेन पकड़े और बस पकड़े चले गए बाहर दूसरे राज्यों में। हेल्प मी अंडरस्टैंडिंग दिस डेटा, क्योंकि हम लोग पॉलिसी की बात कर रहे हैं। फिफ्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, मैं उसकी आंकड़े पढ़ रहा हूं, बिहार में वर्किंग एज ग्रुप जनसंख्या का 63.7% है, यानी ऑन एवरेज बिहार में हर 100 में 64 लोग ऐसे जो वर्किंग एज ग्रुप के लोग हैं। जनसंख्या लगभग 13.3 करोड़ की संख्या है, तो ये 8 करोड़ 40 लाख के लगभग ये संख्या बैठी है। माइग्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं प्रशांत, तो एक 75 लाख का आंकड़ा बताया जाता है माइग्रेशन का। नहीं, जो माइग्रेशन आंकड़ा है ये किसी के पास फिक्स डेटा नहीं है, क्योंकि फ्लोटिंग क्लाउड है, लेकिन एक अनुमान लोग ये बताते हैं कि 50 लाख के आसपास यहाँ से डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, जिसको मजबूरी में अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए 10,000 रुपए के लिए बाहर जाना पड़ा है। बाकी जो लोग हैं वो 50,000 उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्ट्रेस माइग्रेशन का लेवल अनुमान तो यहाँ पर करीब 50 लाख का। एक बानगी आपको कोविड के दौरान भी दिखा, कोविड में जब सरकार मजबूरी में लोग लौटना पड़ा, करीब 30 लाख लोग लौट आए थे, वो लोग बाहर रोजगार करते हैं। जब रोजगार बंद हो गया बाहर का, एकदम जो अनस्किल्ड लेबर टाइप के जो लोग थे, सेमी स्किल्ड लोग थे, तो 30 लाख लोग करीब लौट आए थे। तो एक अनुमान है कि 50 लाख लोग ऐसे हैं जो कि बाहर मजबूरी में जाकर रोजगार कर रहे हैं, 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी मजदूरी कर रहे हैं। और कैसे डिजिटलाइज माइग्रेशन रोकेगी? मैंने बताया 3 चीज बताया। एक कि सबसे पहले तो सीडी रेशियो को सुधारकर 2 से 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पूंजी उपलब्ध हो ताकि समाज के हर वर्ग में स्वरोजगार की बात हो, नया कंस्ट्रक्शन, नया उद्योग, नया प्रयास, नया बढ़े। दूसरी बात, हम लोगों ने कहा कि कृषि आधारित जो माइग्रेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए मनरेगा को किसी से जोड़ेंगे। जो मैं बोलता भाषा में कहता हूं कि खाने वाली खेती जो आज है बिहार में, उसको हम लोग कमाने वाली खेती बनाएंगे। बिहार में 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जिस पर खेती होती है, हो सकती है, उसमें से 2 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसा है जहां नकदी फसल की खेती होती है। बाकी की जमीन पे लोग वो खेती करते हैं जिससे खाना चलता हो। आप गांव बिहार में जाएंगे तो लोग बताएंगे आपको कि भैया अभी रोपनी में आए हैं घर कमाने के लिए, सिवान लुधियाना जाएंगे, या अभी कटाई चल रही है, कटाई के लिए आए हैं अपने गांव, कटाई के बाद भैया जाएंगे तमिलनाडु गुजरात काम करने के लिए। तो एक नजरिया बन गया है कि खेती जो है वो खाने का जरिया है, कमाने का जरिया नहीं है। हम लोग क्या करें कि नहीं, खेती को कमाने वाला बना रहे हैं, तो 1/3 जमीन को हम लोग नकदी फसल में ट्रांसफर करना चाहते हैं, माइग्रेट कराना चाहते हैं। और नकदी फसल में ट्रांसलेट होगा तो उसमें सबसे ज्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेबर का खपत है वो बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 1 एकड़ धान की खेती करने में अगर 5 औसत मजदूर लगते हैं, 1 एकड़ अगर लहसुन लगाइएगा तो 20 लेबर लगेंगे। तो दूसरा जो फॉर्मूला जनता ने दिया कि पूंजी के पलायन को रोकना, पहली बात। दूसरा, मनरेगा को सीधे किसी से जोड़ना कि जो व्यक्ति भी, जो किसान भी नकदी फसल की खेती करेगा उसको मनरेगा के तहत मजदूर हम लोग मुफ्त में देंगे, ताकि बड़े पैमाने पर लोग फूड ग्रेन की खेती छोड़कर नकदी फसलों की खेती हो जाए, उससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे, कृषि आधारित लेबर की यहाँ पर खपत बढ़ेगी। और तीसरी बात जो हम लोगों ने कही कि बिहार में घर घर स्वरोजगार हो, उसके पीछे सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्या है? बिहार के समाज को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग लोन लेकर, कर्ज लेकर रोजी रोजगार क्यों नहीं करते हैं। बिहार में कर्ज लेने के लिए लोग 3 ही विषय समझते हैं, बेटे को पढ़ाना हो, बेटी की शादी हो या घर बनाना हो, या कुछ बहुत गरीब लोग बीमारी में भी कर्ज लेते हैं। लेकिन ज्यादातर कर्ज यहाँ पर 3 विषय के लिए लोग ले रहे हैं, पढ़ाने के लिए, बेटी की शादी के लिए, घर बनाने के लिए। लोग गांव में जाकर पूछेगा भाई आप कर्ज लेके 4 मुर्गी पालन, गाय पालन, कोई दुकान, कोई रोजगार क्यों नहीं करते हैं? लोग बताते हैं भैया ब्याज बहुत लगता है, क्योंकि गरीब समाज है। आप देखिएगा लोग 5% महीने पर, 10% महीने पर इनफॉर्मल सेक्टर से लोग लोन लेते हैं। एक बार गरीब आदमी जब लोन लेता है तो कर्ज चुकाने में ही उसकी पूरी पीढ़ी निकल जाती है, पूरा जीवन निकल जाता है। तो एक तरीके से डर लोगों के मन में बैठा हुआ है कि कर्ज लेकर कोई बिजनेस व्यापार करना सेफ नहीं है, पूरे जीवन आप ब्याज चुकाने के कर्ज में जाल में फंस सकते हैं। इसलिए सरकार ने कहा कि हम लोग इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम लेकर आएंगे, जिसमें हर वो व्यक्ति जो 5 लाख रुपए कर्ज लेकर रोजी रोजगार करना चाहता है उसको 4% ब्याज पर ही पैसा बैंक से मिलेगा। तो 4% सालाना ब्याज लोग भरेंगे, 6% पैसा सरकार भरेगी। इससे होगा ये कि अगर मैंने 3-3 लाख करोड़ के बजट से 6,000 करोड़ का प्रावधान कर दिया तो 1 लाख करोड़ रुपया लोगों के पास उपलब्ध हो जाएगा रोजी रोजगार करने के लिए। अगर 20 लाख करोड़ रुपया का हमने प्रावधान कर दिया तो करीब 4-5 लाख करोड़ रुपया लोगों को उपलब्ध हो जाएगा बैंक के जरिए रोजी रोजगार करने के लिए। हम लोग बताया फिर लोगों ने तीनों चीजों को एक जगह किया, 2 से 2.5 लाख रुपया एडिशनल पूंजी की उपलब्धता, मनरेगा के जरिए किसी को जोड़कर 1/3 खेती को नकदी फसल पे कैश क्रॉप पे ट्रांसफर करना, और करीब 5 लाख परिवार को हर साल 4% ब्याज पर लोन उपलब्ध कराना। अगर 3 चीजें हम कर देंगे तो करीब 50 लाख लोगों के नए रोजी रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे। ये हम लोगों ने सिमुलेट करके मॉडल जो तैयार किया उसमें दिखा, और इसीलिए बात हम लोग कह रहे हैं कि साल भर में माइग्रेशन को, डिस्ट्रेस माइग्रेशन को बिहार में रोका जा सकता है। जी, पूरे में कृषि आधारित उद्योगों की भूमिका रहेगी। नहीं, जब लोन उपलब्ध कराएंगे तो कृषि आधारित थोड़ी बनाएगा, कृषि आधारित उद्योग। वही मैं कह रहा हूं कि कृषि एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर जो है, तो एक एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर है, तो चाहे खाद की दुकान खोलें या राइस मिल खोलें या खोलें, उसके लिए पूंजी तो चाहिए। इसलिए तीनों चीजों को हम लोग जोड़ रहे हैं। कैश क्रॉप की खेती बढ़ाई जाए, लोगों को ऋण सुलभ कराया जाए, और ऋण जो लोग रोजी रोजगार करना चाहते हैं उनको 4% पर दिलाया जाए, ताकि लोग सरकारी नौकरियों के पीछे भागना बंद करें, अपने घरों में रोजी रोजगार करें, स्वरोजगार करें। उसी से बिहार की गरीबी दूर करने में एक मदद मिलेगी, उसी से रोजगार आएगा। महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी आप काफी बात कर रहे हैं। उससे जुड़ा एक प्रमुख मुद्दा बताया जाता है शराबबंदी का। नीतीश कुमार के समर्थक ये कहते हैं कि शराबबंदी एक ऐसा फैसला है, कई फैसलों के अलावा जीत नेटवर्क इत्यादि, जिसने नीतीश की उस वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकप्रियता बढ़ाई, ये उनकी दलील है। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो 15 मिनट के भीतर हम ये कानून रद्द कर देंगे। आपका तर्क होता है कि अवैध तरीके से होम डिलीवरी चालू है, जो हम लोगों ने अपनी रिपोर्टिंग में देखा लो, क्या हम क्या कह रहे हैं, और लगभग 20,000 करोड़ के राजस्व के नुकसान की आप बात कर रहे हैं।
हमने चुनाव दौरान सीबीसी हम बिहार के लोग अलग अलग से बात की। एक वकील साहब हमें मिले जो 200 से ज्यादा मुकदमे लड़ चुके हैं शराबबंदियों के। उनका ये सवाल है कि अगर आप ये कानून रद्द कर देंगे तो जो लोग ऑलरेडी जेल में हैं क्या वो तत्काल प्रभाव से रिहा हो जाएंगे? बिल्कुल, वो कानून जब बनाया जाएगा तो उसमें बात ध्यान रखा जाएगा कि 1 लाख से ज्यादा लोग जो आज जेलों में हैं उनको बरी किया जाए। जी। प्रशांत पब्लिक हेल्थ फील्ड से पॉलिटिकल कंसल्टेंसी और फिर पॉलिटिशियन के रोल में आए हैं। लेंसेट नाम का एक बहुत प्रतिष्ठित जर्नल है। उसकी एक रिपोर्ट है इफेक्ट्स ऑफ लार्ज स्केल अल्कोहल बैन ऑन पॉपुलेशन। लेंसेट की ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल की तुलना में बिहार को रखती है और ये कहती है कि डोमेस्टिक वायलेंस 43%, सेक्सुअल वायलेंस केस में घटा है, इमोशनल वायलेंस 17% घटा है, ब्लड प्रेशर के आंकड़े ऐसे कई आंकड़े हैं। देखिए लैंसेट बहुत रेप्यूटेड, वर्ल्ड रेप्यूटेड जर्नल है, मैं जानता हूं, उन्होंने पढ़े हैं, देखे हैं, उसका इस्तेमाल भी किया है। लैंसेट की इस स्टडी को एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्लेस किया जा रहा है। पहली बात तो बिहार में शराबबंदी है ही नहीं। अगर आप लैंसेट की स्टडी को मान लें तो इसका मतलब है कि बिहार में शराबबंदी लागू है। लेंसेट ने पॉइंट आउट किया है कि जो सीमावर्ती जिले नहीं, हैं वहां शराब की उपलब्धता है और वहां से रेशो हो रहा है। पहली बात आप मान, अगर लैंसेट की जो जिन लोगों ने स्टडी करा है, लैंसेट भगवान नहीं है। लैंसेट की जो आर्टिकल आते हैं उस पर पीयर रिव्यू जर्नल है, उस पर क्रिटिक भी लिखा जाता है। तो अगर हम उस प्रोफेसर होते तो इस पर क्रिटिक भी लिखते। क्रिटिक ये लिखते कि मेरे भाई अगर बिहार में आप मान रहे हो कि शराबबंदी है ही नहीं और घर में शराब बनाओ, शराब भी कर रही है, तो शराबबंदी के फायदे आपने कैसे गिना दिए? अगर शराबबंदी है ही नहीं तो शराबबंदी के फायदे कैसे गिना रहे हो? शराबबंदी के फायदे तो बता, फायदे नुकसान तो बता, तब शराबबंदी लागू होगी। बिहार के गांव-गांव में शराब बिक रही है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक लैंसेट ने स्टडी करी और छोटा सैंपल साइज है, एक टाइम पीरियड में लिया गया है। शराबबंदी 2016 से लगा है और उत्तरोत्तर जब शुरुआत हुआ तो बिल्कुल कड़ाई से लागू था। फिर धीरे-धीरे उसकी एकदम घर में शराब बिकने लगा। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जो फर्जी कानून है जिसमें शराब की दुकान बंद है और ढंग डिलीवरी, इस कानून को हटा देंगे। और अगर लैंसेट ये बात कह रहा है तो मेरा लैंसेट के विद्वान लोगों से एक सवाल है और इस लैंसेट को कोट करने वाले लोगों से सवाल है कि इतनी बड़ी मिरेकलस जो फाइंडिंग इनकी है कि सारी महिलाओं के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कम हो गया, लोगों का ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, तो इस स्टडी को जनरलाइज करके पूरे ग्लोबल रिकमेंडेशन क्यों नहीं किया जा रहा है कि पूरे देश में, भारत में, अमेरिका में, यूरोप में हर जगह शराबबंदी लागू कर दो भाई? ये इतना बढ़िया कानून लैंसेट वालों ने, आप जैसे विद्वान लोगों ने बिहार के लिए ही क्यों रखा है? यूपी में लागू कराइए, बिहार में, देश में लागू करा दीजिए। मेरे भाई ये बिहार के लिए इतना अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट से बिहार में होना चाहिए। लैंसेट लिखने वाले अपने देश में लागू करा के दिखा दें इसको। इस तरह की स्टडी, लैंसेट कोई बाइबल नहीं है। लैंसेट में कई ऐसी स्टोरी और ऐसे आर्टिकल आते हैं जो स्पॉन्सर्ड भी है। आप फार्मास्यूटिकल के फील्ड को अगर ध्यान से आपने देखा भी होगा, कई ट्रायल मेडिसिन के ट्रायल की रिपोर्ट को लैंसेट जैसे पत्रिका में भी आपको लाया जाता है, बताया जाता है कि यही वजह से कि पूरा दुनिया का कल्याण होने वाला है। फिर आगे पता चलता है ये गलती से आ गया। तो लैंसेट ने एक बात कही, उसको देखना चाहिए। लेकिन बिहार के नजरिए से अगर आप समावेशी तरीके से देखेंगे, होलिस्टिक नजरिए से देखेंगे, तो पहली बात शराबबंदी यहाँ लागू ही नहीं है। तो अगर लैंसेट कह रहा है कि शराबबंदी के फायदे हैं, नुकसान है, तो भैया लैंसेट के लोग पहले बताते हैं शराबबंदी हुआ नहीं तो बिना शराबबंदी के कानून कागज में लिखने से फायदा है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक पत्रिका है हरिजन, संपादक मोहनदास करमचंद गांधी जन सुराग के लोगों में लिखते हैं। महात्मा गांधी 1939 में हरिजन में लिखते हैं, अगर सरकार को शराब के राजस्व से ही चलना है तो वो सरकार पाप पर आधारित होगी। इससे पहले वो इंडिया में लिख चुके हैं 1921 में शराब मनुष्य को पशु बना देती है, विवेक को मार देती है, 1925 में शराब गरीब को और गरीब बनाती है और परिवार को दुखी। बिल्कुल जन सुराग ये कहता है कि गांधी जी की सारी बातें ठीक है और गांधी जी के सब बात से हम लोग सहमत हैं। लेकिन आपने जो भी पढ़ा, मुझे ये बता दीजिए कि गांधी जी ने ये कहा कि शराब को रोकने के लिए सरकारों को कानून बना देना चाहिए। गांधी जी ने ये कभी नहीं कहा। ये तो गांधीवाद की बिल्कुल उल्टी बात हो गई। गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया। ये सोशल एफर्ट है कि शराब नहीं पीना चाहिए, इसमें खराबी है, इसमें गंदगी है, इसमें नुकसान है, सोशल एफर्ट के तौर पर। ये नहीं कहा कि इसके लिए कानून बना दो कि जो भी शराब पिएगा उसको जेल में डाल देंगे। गांधीवाद की बिल्कुल उल्टी बात हो जाएगी। ऐसे ही चारकोट में आपको गांधी जी के शाकाहार के बारे में भी पढ़ के सुना सकता हूं, जहां उन्होंने कहा कि शाकाहारी होना कितनी अच्छी बात है। तो आपके नजरिए से तो फिर गांधी जी का हवाला देकर अगर कल देश में कानून बना दिया जाए कि जो भी शाकाहारी नहीं है वो गैर कानूनी काम कर रहा है उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा, गांधी जी ऐसा चाहते थे। गांधी जी ने तो कहा कि खादी पाना चाहिए, तो जिन लोगों ने खादी नहीं पाना उसको कानून बना दीजिए, खादी के अलावा कुछ भी पाना तो गैर कानूनी हो जाएगा। किसी भी बात को आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और इस बात से समझिए, गांधी जी ये चाहते कि कानून बनाकर शराबबंदी लागू कर दिया जाए तो देश आजाद हुआ। गांधी जी कहते कि पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दो भाई। उन्होंने क्यों नहीं कहा? एक और लाइन कोट किया जाता है जिसको आपने कोट नहीं किया। कुछ लोग आकर जिसको बकैती कहते हैं, गांधी जी ने कहा था कि उन्होंने कहा है कि अगर मैं 1 मिनट के लिए भी डिक्टेटर हो जाऊं तो मैं शराबबंदी रोक कर दूंगा। गांधी के शब्द ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा अगर मैं डिक्टेटर हो जाऊं तो कोई डिक्टेटर ही ये लागू कर सकता है, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ व्यक्ति है तो उसको तो सामाजिक एफर्ट से ही शराबबंदी को काबू करना है, शराबबंदी लागू करने की कोशिश करनी है, कानून नहीं बनाना है। गांधी ने ये नहीं कहा कि मैं सत्ता में आ जाऊं तो मैं शराबबंदी लागू कर दूंगा या जो सत्ता में आ जाए तो शराबबंदी लागू करना है। इसीलिए बार-बार मैं कहता हूं कि जो लोग बात कहते हैं, गांधी का हवाला देते हैं, उन्होंने गांधी को गहराई से पढ़ा है ना समझा है। तो गांधी की फोटो देखिए, बताइए गांधी शराब के विरोधी है, हम विरोधी हैं, हम भी विरोधी हैं। लेकिन जो चीज लागू हो ही नहीं सकती है कानून के जरिए, और होनी भी नहीं चाहिए। आप कपड़ा क्या पहनते हैं? गांधी जी कहते हैं साड़ी पहनो, लेकिन गांधी ने ये नहीं कहा कि कानून खादी पहनोगे, दूसरा कपड़ा पहनोगे जेल में डालेंगे। गांधी ने कहा शाकाहारी बनो, लेकिन गांधी ने ये नहीं कहा कि जो शाकाहारी बनो उसको जेल में डाल दीजिएगा। तो शराबबंदी, शराब रेगुलेशन होना चाहिए, सामाजिक एफर्ट होना चाहिए, शराब का कंजम्पशन न हो ये होना चाहिए, शराब पीकर कोई न्यूसेंस ना करे ये होना चाहिए। लेकिन डंडे के शराब के नाम पर, शराबबंदी के नाम पे फर्जी कानून बनाकर 20,000 करोड़ का माफिया आपने क्रिएट कर दिया और पूरा सरकारी तंत्र अपना काम छोड़कर, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन की बात छोड़कर शराबबंदी लगाने छुपाने कमाने में लगा हुआ है। तो और ये एक अंतिम बात, दुनिया भर में लोग कहते हैं एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, मतलब जहां जो जिस पॉलिसी के लिए एविडेंस हो उसी को सरकार को लागू करना चाहिए। पूरे दुनिया में, एक बार गांधी को हटा भी दें तो पूरे दुनिया में सैकड़ों ऐसे एफर्ट पिछले 100 साल में हुए हैं जहां लोगों ने शराबबंदी का कानून लागू किया, अमेरिका में भी किया। लेकिन उनका अनुभव ये रहा कि इसको लागू नहीं किया जा सकता है। तो जिस चीज को आप पूर्णतः सख्ती से कानून बनाकर नहीं रोक सकते हैं, तो उसका सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि उसको रेगुलेट कर दिया जाए। रेगुलेटेड अगर व्यवस्था रहेगी तो उससे राजस्व का नुकसान नहीं होगा, जहरीली शराब पीकर लोग मरेंगे नहीं, शराब माफिया खत्म हो जाएगा, प्रशासन और सरकार अपना काम छोड़कर शराब की बंदी में नहीं लगेगा, और जो अभी माफिया और भ्रष्ट नेताओं को पैसा जा रहा है वो पैसा बिहार सरकार को, बिहार के लोगों को मिलने लगेगा, जिसका बिहार के नवनिर्माण में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब मैं पॉलिसी से आपके फौरी 2 पॉलिटिकल सवाल में आता हूं, ये लास्ट लेग है इस इंटरव्यू का। आपने ये बात बार-बार कही जब आप जन सुराग का अभियान चला रहे थे कि जमीन से निकले और इस अभियान में 7 लोगों को टिकट दिया जाएगा। हम वो नहीं करेंगे कि विनेबिलिटी को पैमाना बना के दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट दें। बिहार के कई पॉलिटिकल रिपोर्टर्स ने इस तरह ध्यान दिलाया कि आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया है, जैसे दीघा में आपने बिट्टू सिंह को टिकट दिया, इंडिया में टिकट मांग रहे थे, मोकामा से आपने पीयूष प्रियदर्शी को टिकट दिया जो आरजेडी में थे, और एक लंबी लिस्ट है। आप मेरे बयान को सुनिए जी। मैंने ये कहा जब लोगों ने कहा कि जनसुराग में टिकट वो पाएगा, दूसरे टिकट नहीं पाएगा, जनसुराग में टिकट लेगा। मैंने उसके समय ये बयान दिया था कि जनसुराग में 90% से ज्यादा लोग वो टिकट पाएंगे जो जनसुराग की इस सोच से, इस प्रयास से जुड़े हैं, इस व्यवस्था को बनाने में कंधा लगाया है। और आज मैं आपको बिल्कुल 243 उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है, मैं आपको विश्वास से बता रहा हूं कि 15 से ज्यादा लोग ऐसे नहीं होंगे जो दूसरे पार्टियों में थे या जनसुराग में चुनाव के समय अभी आकर टिकट पाए। ये व्यवस्था हम लोगों ने हर समय अपने मतलब में रखा है कि कुछ लोग अपवाद के तौर पर 5 लोगों को टिकट दिया जा सकता है। दूसरी बात मैंने ये भी कही कि जो लोग चुनाव लड़ेंगे उसमें 200 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा है। आप हमारी सूची बाहर देख लीजिए, 200 से ज्यादा लोग ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जो जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा है। और बाहर से आए हुए लोग या जो चुनाव के समय में टिकट बांटने के समय आए लोग हैं, 15 से संख्या कम है, 243 में 15 से कम लोग ऐसे हैं जो जिनको ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है। जी। एक टिकट की तरफ ध्यान दिलाया गया आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह, और कहा गया कि प्रशांत हमेशा कहते हैं जमीन से निकले लोग, लेकिन यहाँ पर भी परिवारवाद दिख रहा है, वो कहती है कि उनकी बेटी को दबा दिया गया। आरसीपी साहब अपना एक दल चला रहे थे और दल के तहत उन्होंने अपनी उनकी जो बेटी है जो पढ़ी लिखी लॉयर है लता सिंह, और असम में अपनी तैयारी राजनीतिक गतिविधि चला रही थी। जब उनका दल हम लोग के साथ मर्ज हुआ तो उनके सारे कार्यकर्ता भी हम लोग के साथ आ गए। उसमें सिर्फ लता सिंह नहीं, करीब 4 या 5 ऐसे साथी हैं। खगड़िया में जो महिला लड़ रही हैं वो भी आरसीपी सिंह की पार्टी से हैं, बेलहर में जो पंडित लड़ रहे हैं, वहां के शिक्षक हैं वो भी आरसीपी सिंह की पार्टी से हैं। ऐसे कई लोग हैं जो उस दल से आए हैं, उनको टिकट मिला है, उसमें उनकी बेटी को भी टिकट मिला है। और असामा में मैं समझता हूं कि उनकी बेटी 2-2.5 साल से सक्रिय रही है और इसलिए टिकट दिया गया। इसलिए अगर आप हम पर उंगली उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। मैंने इसीलिए जनसुराग एक ऐसा दल है जहां प्रशांत किशोर ने कैमरे पर
पिछले कई महीनों में कहा कि भाई हम 243 टिकट देंगे, अपने से कोशिश करेंगे कि अच्छे लोगों को दें। लेकिन अगर आपकी नजर में हमने कोई गलती कर दी, किसी कैंडिडेट के चुनाव में गलती कर दी, भाई आप उसको हरा देना, उसको वोट नहीं देना, क्योंकि हर हालत में अच्छा आदमी जीतना चाहिए, दंसराज जीते या ना जीते। ये कहने का मादा सिर्फ दंसराज का है, प्रशांत किशोर का है कि भाई अगर हमारे से गलती हो गई उसको हरा दो। लेकिन जो 220, 225, 230, 235 अच्छे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे किसी दल के मुकाबले उनका चरित्र, उनका योगदान, उनकी शैली, उनका काम बढ़िया है, कम से कम उनको तो जिताओ, उनको तो जिताइए। अगर हमारे दल से दंसराज से बेहतर कोई खड़ा है, उनको वोट दे दीजिए। लेकिन दंसराज का कोई अच्छा आदमी खड़ा है, उसके सामने बालू माफिया, शराब माफिया खड़े हैं, मर्डर खड़े हैं, हत्यारे खड़े हैं, बाहुबली खड़े हैं, उनको वोट मत दीजिए। एक आपकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपने देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के शिक्षा मंत्री और बिहार में भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पर गंभीर इल्जाम लगाए। दानापुर में आपके कैंडिडेट अखिलेश कुमार उर्फ मुटू साहब, आपने कहा कि उनको दिन भर रोके रखा गया, नामांकन नहीं भरने दिया गया। डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी ब्रह्मपुर सीट है बक्सर की, वहां से उम्मीदवार। गोपालगंज में उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, कुम्हार के केसी सिन्हा को भी आपने कहा कि धमकी दी गई। नहीं, देखिए, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। बिहार में हम लोग बूथ लूटने की बात सुनते थे, लालू जी के जमाने में बूथ लूट किया जाता था। बूथ लूटने में क्या होता है कि बूथ पर डंडे के बल पर कटे और अपने बल से आपने जो वोट देने वाला है उसको कहते हैं आप वोट नहीं दे सकते, हम तुम्हारे बिहार में वोट देंगे। अब पहली बार हम लोग यहाँ पर उम्मीदवार लूट देख रहे हैं। आपने जो 3 एग्जांपल दिए, बिल्कुल वो 3 एग्जांपल मैंने बिहार की जनता के सामने, देश की जनता के सामने रखा है। एक केस को देख लीजिए, दानापुर में राजद के महागठबंधन के बहुत बाहुबली नेता हैं जो जेल में हैं, चुनाव लड़ते हैं, रीतलाल यादव। उनके खिलाफ बहुत लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और भाजपा जब चुनाव लड़ती है तो उनका एक ही मुद्दा होता है कि भाई रीतलाल यादव जैसा कोई आदमी न जीत जाए, इसलिए आप हमको वोट दीजिए। इस बार जब दंसराज आया है तो दानापुर से बहुत बड़ी संख्या में लोग आकर मिले, उन्होंने कहा कि भैया ये रीतलाल यादव का भय दिखाकर जो हम लोग से वोट किया जाता है, हम लोग चाहते हैं कि इसका कोई विकल्प हो, अल्टरनेटिव दंसराज अच्छा कैंडिडेट खड़ा करें। तो मैंने दंसराज के लोगों ने कहा कि भाई आप लोग तय कीजिए आपस में, और वहां पर सारे लोगों ने मिलकर तय किया अखिलेश कुमार उर्फ मुटू साहब को, ये सदन में आए, कई राउंड बैठे हुए, उसके बाद तय किया गया कि इनको वहां से दंसराज को उम्मीदवार बनाया जाएगा। जिस दिन नामांकन की तिथि थी, अंतिम तिथि, जिस दिन इनको नामांकन करना था, अचानक से गायब हो गए। तो सामने तो मीडिया में और दूसरे लोगों ने चलाया कि भाई रीतलाल यादव इतने बड़े बाहुबली नेता हैं, दंसराज का उम्मीदवार गायब हो गया। हम लोग को भी शुरुआत लगा कि ये चले गए होंगे, पकड़ लिया। अगले दिन चित्र आ रहा है कि पूरे दिन अमित शाह जी के साथ, धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ और भाजपा के नेताओं के साथ बैठे हुए थे। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि भारत के गृह मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री किसी जन सुराज के उम्मीदवार के साथ जिसको उस दिन नामांकन देना था, उसको अपने साथ दिन भर बैठाए हुए हैं, और ये मैंने क्या फोटो भेजा था, उन्होंने जारी की है। इसी तरीके से ब्रह्मपुर में डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी, यहाँ पर भी लोजपा से भाजपा के जो साथी दल हैं, वहां से बहुत बड़े बाहुबली हुलास पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। जब उनको भाजपा को वहां लड़ना होता था, ये कैलाशपति मिश्रा जी के बहू यहाँ पर चुनाव लड़ती थी, वहां से विधायिका थी, भाजपा ने वो सीट इस बार लोजपा को दे दी। लोजपा ने एक बाहुबली नेता को वहां पर टिकट दिया है, हुलास पांडे उनका नाम है। तो भाजपा के बहुत सारे लोग, वहां ब्रह्मपुर के बहुत सारे हम लोग के भी लोग आए मिलकर ये कहने कि भैया को जनसुराज को ऐसा उम्मीदवार देना चाहिए जिससे कि इनको हराया जा सके, भाजपा लड़ नहीं रही है। तो जनसुराज और भाजपा के दोनों यूनिट ने बैठकर जिस नाम पर सहमति बनाई वो है डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी, जो आंखों के चिकित्सक हैं। इन्होंने यहीं पर आकर टिकट लिया, 3-4 दिन अपना प्रचार किया पूरे क्षेत्र में। अब हम लोग जो जनसुराज के आवेदक थे 6 लोग, उन्होंने भी समर्थन में अपना दावेदारी वापस ले लिया। अचानक से जिस दिन नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी, सुबह में खबर आई कि इन्होंने नामांकन अपना वापस ले लिया, और एक दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जी उनके घर जाकर बैठे हुए थे, ऐसा चित्र फोटो जारी हुआ है। तो आप बताइए कि जब जनसुराज के उम्मीदवार घोषित हैं, काम कर रहे हैं, तो वहां पर भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जाकर बैठना, उन्होंने क्या बात की? कुछ लोग कह रहे हैं उनको मारने गए थे, कुछ लोग कह रहे हैं धमकाने गए थे, कुछ लोग कह रहे हैं खरीदने गए थे, चाहे उन्होंने कुछ भी किया, मैं तो जानता नहीं हूं। लेकिन आप उनके घर गए और अगले दिन उस आदमी ने अपना अस्पताल बंद करके, मोबाइल बंद करके नामांकन वापस ले लिया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रतिद्वंदी को या किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में खड़े व्यक्ति को जबरदस्ती उसे नॉमिनेशन विड्रॉ करा रहे हैं। भाई आप बड़े दल हैं, आपकी लोकप्रियता ज्यादा है, आप अपने काम पर कॉन्फिडेंट हैं, अपने स्ट्रेटजी पर कॉन्फिडेंट हैं, तो आप दूसरे को लड़ने दीजिए ना, लड़ने दीजिए, उसके बाद उसको हरा दीजिएगा, 10 दिन पता चल जाएगा। अगर आप दूसरे को लड़ने ही नहीं देंगे तो फिर लोकतंत्र कहां जाएगा? आप मुझे बताइए कि अफ्रीका में या जहां पर भी इस तरह की ऑटोक्रेसी चलती है, वहां पर क्या होता है? पुतिन के खिलाफ कोई लड़ नहीं सकता है। रशिया में हम लोग सुना, मैं पुतिन के खिलाफ लड़ रहे थे, तो जेल में डाल दिया गया। अब ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, समझिए, भारत के गृह मंत्री एक दानापुर क्षेत्र के जनसुराज के 85 के साथ बैठे हुए हैं। उस दिन उसको नामांकन करना था, इस बात है नहीं, भारत के गृह मंत्री साहब ऐसे मिलने तो जा नहीं सकते हैं। और बताता हूं उनको फोटो किया उन्होंने, भारत के शिक्षा मंत्री किसी जनसुराज के 85 के घर जाते हैं और अगले दिन 85 का नामांकन वापस ले लेता है, तो इसका क्या अर्थ है? ये तो सीधा लोकतंत्र की हत्या है। और मैंने ये बताया कि आप जो कर रहे हैं इसको बिहार की जनता देख रही है। आपने सूरत में भी ऐसा किया था, निर्विरोध भाजपा का आदमी वहां एमपी बन गया, लेकिन पूरे देश में उससे गलत मैसेज गया। आप कह रहे हैं कि एनडीए यहां 2 तिहाई बहुमत से जीत आएगा, तो भाई उम्मीदवार को लड़ने दीजिए। और दूसरी बात, ये जनसुराज के लोगों को क्यों कर रहे हैं? ये राजद के लोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो चाहते हैं कि रीतलाल यादव वहां खड़ा रहेगा तो इनको सूट करता है, क्योंकि सारे लोग डर के मारे को वोट देंगे। कोई अच्छा आदमी ना खड़ा हो जाए, जनता के पास कोई विकल्प ना हो जाए, वो ये विकल्प बंद करना चाहते हैं। और यही बात जनसुराज कह रहा है कि पिछले 25-30 सालों से दोनों ही दल, महागठबंधन और एनडीए, इनके अपने समर्थक हैं, लेकिन ज्यादातर वोट ये लोग डर की राजनीति करते हैं कि हमको वोट दो, नहीं तो लालू का जंगल आ जाएगा। लालू जी मुसलमानों कहते हैं हमको वोट दो, नहीं तो भाजपा वाले आ जाएंगे। तो मैं काम नहीं करूंगा, मैं आपकी चिंता नहीं करूंगा, आपके बच्चों की चिंता नहीं करूंगा, बिहार के लिए काम नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार करूंगा, अपराध करूंगा, और चुनाव के समय में दूसरे कारण वोट लूंगा। जब अब जनरल व्यवस्था बन गई जनसुराज की, लोगों के पास विकल्प मिल गया। तो अब ये लगे हुए हैं कि भाई इस विकल्प को किसी तरह बंद करो, वरना वो लोग जो डर से वोट देते थे वो वोट चला जाएगा जनसुराज को। वही डर है जिसकी वजह से भारत के गृह मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री बैठे कैंडिडेटों से नामांकन वापस करा रहे हैं। प्रशांत, आपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया, ये दोनों लोग राजनीतिक ताकत और राजनीतिक आदेश पाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनका नाम लिया आपने। मैं नाम उसी का ले रहा हूं जिसका फोटो दिख रहा है, पर वो किसके निर्देश काम कर रहे हैं? इसके निर्देश काम करें तो वही बताएंगे। अरे अब बताइए ना, हम नहीं बताएंगे, क्यों? आपको पता है? मुझे नहीं लगता है कि उम्मीदवारों के नामांकन में प्रधानमंत्री कहीं इन्वॉल्व होंगे। जहां पर ऐसा है नहीं, अब वो किसी इंस्ट्रक्शन ये तो दबा दे सकते हैं, मैं उनके जवाब नहीं दे सकता। मैं इतना जानता हूं कि भारत के गृह मंत्री और भारत के शिक्षा मंत्री का ये काम नहीं है कि आप अपने सामने खड़े किसी दल के 85 के घर बैठकर उसका नामांकन वापस कराएं। ये राजनीतिक और सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन है, आचार संहिता का उल्लंघन है, और आपने उसको कैसे बनाया इस पर आप दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भैया हमारे आदमी हमने उसको बना लिया, लेकिन मेरे भाई आपने जाकर वहां क्या किया, आपको आकर बताना चाहिए। आपको नरेंद्र प्रधान जी को आकर बताना चाहिए कि उन्होंने कैसे क्या करके सत्यप्रकाश तिवारी को नॉमिनेशन विड्रॉ करने के लिए कन्विंस कर लिया। क्योंकि अगर राजनीतिक तौर पर बनाने की बात होती तो 2 दिन पहले सत्यप्रकाश तिवारी 4 दिन पहले वो आकर जनसुराज में ज्वाइन नहीं करते, टिकट नहीं मांगा, पहले उनको बना लिया होता। ये प्रचार नहीं करते, प्रचार नहीं करते। आपको रणनीतिक तौर पे ये लगा कि हर जगह डमी कैंडिडेट फाइल करवाने की पार्टी नहीं, एक नई कैंडिडेट और एक बैकअप कैंडिडेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट है वो जनता के सामने डमी कैंडिडेट है। और अगर आप उसको टेक्निकल वजह से इस वजह से प्रचार को बना रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि 240 लोग चुनाव अभी भी लड़ रहे हैं। अगर बिहार की जनता को जनसुराज की बात समझ में आई है तो एनडीए को, भाजपा को राजद को सबक सिखाने के लिए 240 लोग काफी हैं। ये तो 3 लोगों का ये करके इन्होंने अपना चाल चरित्र दिखाया है, और कहीं न कहीं ये स्वीकार किया है कि सबसे बड़ा डर एनडीए को, सबसे बड़ा डर महागठबंधन से नहीं जनसुराज से है, क्योंकि जनसुराज वो वैक्यूम फिल कर रहा है, वो विकल्प जनता को दे रहा है, जहां पर लोगों की राजनीतिक बदला मजदूरी खत्म हो रही है और लोग स्वच्छ लोगों को चुनने का उनको अवसर मिल रहा है। अगर किसी अपराधी के सामने अपराधी खड़ा है तो वो इनको सूट करता है, लेकिन अपराधी के सामने कोई अच्छा आदमी खड़ा हो गया, ये लोग नहीं चाहते हैं। और यही मैं बिहार की जनता को बता रहा हूं कि मेरे भाई देख लो, ये लोग चाहते हैं कि बिहार में अपराधियों का इलाज रहे। अगर ब्रह्मपुर में एनडीए का कोई स्वच्छ प्रत्याशी खड़ा होता तो इनको ये डर नहीं होता कि कोई जनसुराज से खड़ा है। डर इसलिए है कि एनडीए से बाहुबली खड़ा है और राजद से भी बाहुबली लड़ रहा है। जनसुराज ने एक स्वच्छ आदमी को खड़ा कर दिया, तो इनको लगता है कि ऐसा समाज स्वच्छ वाले को वोट दे दे, इसलिए उसको डरा कर वापस अभी कराया। बक्सर का जिक्र हो रहा है, असम कार्यक्रम के रिटायर्ड आईपीएस आनंद, वो जनसुराज पार्टी में आए, शामिल हुए, प्रचार करते दिखे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अपने इंटरव्यू में तमाम बातें कही। आपका क्या कोई रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स नहीं है भाई, वो जैसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो भाजपा में ज्वाइन करने के लिए ही अपना नौकरी छोड़ दिया, ऐसा वो बताते हैं। भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो लोकसभा में इंडिपेंडेंट लड़ गए।
इंडिपेंडेंट लड़के तो कुछ नहीं था, तो जनसुराज में आए। जनसुराज ने जो हम लोग से बन पड़ा उनके लिए किया, उनको जगह दी। जब उनको लगा कि भाई जनसुराज में शायद हमारा सदस्य करना पड़ सकता है, तो तुरंत राजनीति में एमएलए बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, तो जाके फिर वापस भाजपा में शामिल हो गए। हर आदमी को अपना राजनीति करने का आजादी है, वो कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं। और इसके ठीक किया सिंगर रितेश पांडे ने, वो पहले भाजपा में थे, वो आपकी पार्टी में नहीं, सिंगर रितेश पांडे भाजपा में अधिकारी तौर पर नहीं रहे, ना तो मुझे बताया है, वो भाजपा से या भाजपा के नेताओं से जुड़े रहे, वो कभी दल में नहीं थे। लेकिन बहुत देर से भाजपा के लोग हैं जो जनसुराज में चुनाव लड़ रहे हैं, जनसुराज में शामिल कर पाए। पवन सिंह भी जनसुराज में शामिल होना चाहते थे। पवन सिंह जनसुराज में शामिल होना चाहते थे या नहीं, ये तो वही बताएंगे, लेकिन मेरी उनसे बात पहले होती रही है, लेकिन दल को ज्वाइन करने को लेकर ऐसी कोई बात कभी मेरी कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई आपकी? राजनीतिक चर्चा हुई है, एक विकल्प के तौर पर उन्होंने जनसुराज को भी देखा होगा। और अक्षरा सिंह अक्षरा सिंह ने ज्वाइन किया, अब उन्होंने बहुत ज्यादा समय राजनीति में देती नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं उन्होंने जनसुराज के लिए शुभकामनाएं स्वेच्छा रखी है, वो अपना काम कर रही है। नीतीश सरकार के 20 साल पूरे हो रहे हैं, मांझी के अखबार को छोड़ने, मांझी जी बीच में रहे 8 महीने तक। आपकी नीतीश कुमार से बातचीत होती है? अभी तक फिलहाल होती है, तो उनकी बातचीत किसी से नहीं होती है। अच्छा, नीतीश कुमार जी बातचीत करने की स्थिति में है ही नहीं, शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार अब कोई बौद्धिक तौर पर कोई बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। आपकी आखिरी बात हुई थी? महीनों हो गए। नहीं हो गया। क्या बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के उदयकांत मिश्र के घर पे आपकी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई? आप मुलाकात हुई है, पहले भी हुई है, कहाँ हुई है ये जरूरी नहीं है, मेरी मुलाकात उनसे हुई है, लेकिन इधर नहीं हुई है, कई महीनों पहले हुई है, व्यक्तिगत तौर पर हुई है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य मेरे नजर में अच्छा नहीं है, तो एक वो मीटिंग हुई है कि भाई आपको स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, उसने लिए मीटिंग है। उसमें किसी किस्म की पॉलिटिकल कोई बातचीत? बात का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो स्थिति में ही नहीं है कि कोई राजनीतिक निर्णय ले पाए। मेरा बस उनको सुझाव इतना ही था कि जो आपकी शारीरिक मानसिक स्थिति है, आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, और जिस तरह के प्रेशर वाले जॉब पर आप हैं, इसको छोड़िए, अपने स्वास्थ्य की चिंता कीजिए, क्योंकि जिस पर आप बने हुए हैं और आपका कंट्रोल है नहीं, तो जो कुछ भी आपका बचा हुआ है ये भी सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ना अफसर आपकी सुन रहे हैं, ना नेता आपकी सुन रहे हैं, ना राजनीतिक निर्णय ले पा रहे हैं, ना कोई प्रशासनिक निर्णय ले पा रहे हैं। उन्होंने बात को सुना समझा, उनको लगा कि भाई उन्होंने जो कहा वो मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि चलिए धीरे धीरे रहेंगे। उनके बेटे निशांत की राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई चर्चा नहीं, मेरी कोई चर्चा जो आप कह रहे हैं कि नीतीश शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो सरकार कौन चला रहा है? सरकार उनके इर्द गिर्द चला रहे हैं, उनके जो सलाहकार अफसर है वो चला रहे हैं, 3-4 मंत्री उनके विश्वास में वो चला रहे हैं। दीपक कुमार कंपनी जो ब्यूरो भी जितने भी उनके सलाहकार हैं, 3-4 सलाहकारों का नाम सबको पता है कि कौन लोग सलाहकार है, कौन 3-4 मंत्री जो चला रहे हैं। जी। अब मैं सबसे आखिरी में जो आपने 3-4 नेताओं का आपके समर्थकों की नजर में पॉलिटिकल करियर ध्वस्त कर दिया, उस पे आ रहा हूं। अशोक चौधरी, आपने कहा आपने साथ में काम किया मेरे ख्याल से 2016 के दौर में? काम नहीं किया, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जब मैंने 15 में यहाँ चुनाव कराने आया था, तो तब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आते थे, उस हैसियत से वो आते थे, गठबंधन के साथ थे। गठबंधन के साथ थे, काम क्या करेंगे, लेकिन हाँ, साथ में आते थे कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने, वो तब सदानंद बाबू कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, उन दोनों लोग कांग्रेस के बिहाफ में सीपी जोशी जी उस समय कांग्रेस के यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी थे, राजस्थान वाले, तो तीनों लोग बातचीत करने आते थे। बाद में फिर जब मैं जदयू में ज्वाइन किया, तब ये कांग्रेस छोड़कर जदयू में आए, तो उस समय मेरी कुछ उनसे मेरा रास्ता रहा है। अच्छा, तो आपने अशोक चौधरी पे कई गंभीर इल्जाम लगाए जिसमें 200 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप है। ज्यादा, मैं 200 करोड़ एक जगह मैंने मेंशन किया है कि 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जी। इन्होंने अवैध तरीके से खरीदी। मानव वैभव विकास ट्रस्ट का आपने जिक्र किया। मैंने उसमें ये कहा कि ये जो जमीनें खरीदी गई हैं, वो ज्यादातर इनकी पत्नी, इनके बेटी और इनके बेटी के ससुराल साइड से, मतलब जिनकी शादी हुई है, उनसे जुड़े हुए एक ट्रस्ट के नाम पर खरीदी गई है। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ट्रस्ट ने सही किया गलत किया ये ट्रस्ट को बताना है, लेकिन जब इनकी बेटी की एंगेजमेंट हुई है, एंगेजमेंट से शादी के दौरान अचानक से ट्रस्ट ने कई करोड़ की संपत्ति खरीदी है, सैकड़ों करोड़ की, तो हम लोगों ने सवाल उठाया, और बाकी तो अशोक चौधरी ने अपना काम किया है, हमने पीए के नाम पर जमीन खरीदी, अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर कराया, उसका भुगतान नहीं किया, क्या वो सारा डिटेल मैंने किया है। जी। और एक इल्जाम आप ये भी लगाया कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी चौधरी के लिए टिकट खरीदा। ये पूरे बिहार में लोगों ने कहा, जब मैं प्रचार कर रहा था तो पूरे बिहार में खगड़िया में लोगों ने बताया कि, और ये इंडियन एक्सप्रेस ने और बाकी मीडिया हाउसेस ने भी रिपोर्ट किया है जाता कि जब शांभवी चौधरी अशोक चौधरी है जदयू में और इनकी बेटी जो राजनीति में नहीं थी, अचानक से आई और सीधे लोजपा से उनको समस्तीपुर से लोकसभा का टिकट मिल गया। जब टिकट मिला तो लोजपा के बहुत नेताओं ने इस्तीफा दिया, रिस्पॉन्स करके कहा कि टिकट 25 करोड़ रुपए में बिक गया है और अशोक चौधरी ने टिकट खरीदा है, और उसी बात का मैंने हवाला दिया, तो चर्चा में पूरे बिहार में 25 करोड़ रुपए ये सवाल जो हमने एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से पूछा, तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जी मुझे इसके बारे में 7 करवाएं, मैं कार्रवाई करूंगा। बिल्कुल ठीक बात है, हमको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में कई लोग ये पूछते हैं सवाल कि आप ये कह रहे हैं अशोक चौधरी ने खरीदा तो बेचा चिराग पासवान ने, बिल्कुल गलत बात है, ये कोई जरूरी नहीं है, बीच में भी पैसा ले सका है। जी, ये भी बात है, उन्होंने कहा कि उनके नाम पर पैसा लगा। ठीक बात है, मेरा ये काम पूरी हमने ये बताया कि भाई ऐसा हुआ, उसके बाद अशोक चौधरी ने ये कहा कि गलत चीज़ पर मानहानि का केस करेंगे, तो उन्होंने मानहानि का केस करने का नोटिस भेजा, और अभी स्थिति है कि उन्होंने खुद से लिखकर ट्वीट कर दिया कि भाई अब हम न्यायालय में इनसे नहीं लड़ेंगे, अब हम जनता की अदालत में जाएंगे। ऑलरेडी बैक आउट कर चुके हैं, उनके ट्विटर पर जाकर देख लीजिए। इसलिए आप अशोक चौधरी को नहीं नहीं नहीं, देंगे? मैं कह रहा हूं जो उन्होंने एक बात दी कि आपने कहा है आपको मैं कोर्ट में ले जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मैं उससे डरने वाला हूं, उन्होंने नोटिस भेजी और खुद ही अब उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई अब मैं ये न्यायालय में इस चीज को परसू नहीं करूंगा। अब आप लोगों को अशोक चौधरी से पूछना चाहिए जी। कि अगर प्रशांत किशोर ने गलत आरोप लगाए थे और आपने उनको मानहानि का नोटिस दिया और प्रशांत किशोर के वकील ने उसका जवाब दिया, तो आप न्यायालय में क्यों नहीं जा रहे? प्रशांत किशोर ने आपका मानहानि किया है, आप 100 करोड़ का मानहानि का केस किए थे, तो उसको परसू क्यों नहीं कर रहे? पूछिए उनसे, मैं जानता भी नहीं हूं। और अभी हाल फिलहाल के महीनों में ही मुझे ये बातें मेरे संज्ञान में लाई गई, और मैं आपको बिल्कुल कैमरे पे कह रहा हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं कि इस तरह के पास का आदमी आज भाजपा का बड़ा चेहरा है, यहाँ का मुख्यमंत्री है, क्योंकि इन पर साधारण आरोप नहीं है, इन पर 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त है, आरोपी नहीं है, अभियुक्त हैं। तो लोगों के और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, क्योंकि जिन 7 लोगों की हत्या के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया, वो ट्रायल नहीं चला, उनमें इनको बरी नहीं किया गया, इनको सजा नहीं दी गई। एक डॉक्यूमेंट इन्होंने लगाया कि उस समय ये 15 साल के थे, इसलिए इनको बरी कर दिया गया नाबालिग होने के नाम पर। अब आज ये 18 वर्ष से चुनाव लड़ रहे हैं, आज जो इन्होंने अपना उम्र बताया है अपने एफिडेविट में, उसके हिसाब से 1995 में जब घटना घटी 26 साल के थे, तो भाई अगर आप 26 साल के थे तो आपको ट्रायल फेस करना है, आप आरोपी हैं नहीं है, आपको फेस करना पड़ेगा। आप कोर्ट से एक डॉक्यूमेंट लगाकर निकले कि मेरी उम्र 15 साल है, क्या डॉक्यूमेंट लगाया? इन्होंने मैट्रिक का अपना सर्टिफिकेट लगाया है, मैट्रिक का लगाया है कि मैं 15 साल का था उस समय जब ये घटना घटी, तो कोर्ट ने इनको बरी कर दिया कि ये नाबालिग है। लेकिन सच्चाई है कि उस समय 26 साल के थे, मैंने कहा उनका एफिडेविट कह रहा है कि उस समय 26 साल के थे। तो मेरा ये सीधा आरोप ये है कि भाई 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त जो जेल में थे, और ये मटेरियल जानकारी है, ना उन्होंने कभी अपने एफिडेविट में घोषित किया, ना पब्लिकली इस पर कोई जवाब दिया, और वो आदमी बिहार का उप मुख्यमंत्री है और उस पर कोई सवाल नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। अगर छोटा सा क्राइम करेंगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा, 7 लोगों का हत्या का आरोप है आप पर, आप अभियुक्त हैं और आप ये वही जो कांग्रेस के नेता और इनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं शक्ति चौधरी के खिलाफ इनके कांग्रेस के तब के नेता चुनाव लड़ रहे थे, काउंटिंग के दिन जो मीडिया में रिपोर्टेड बात है, उनकी गाड़ी से जाते समय उन पर बम फेंका गया, जिसमें कि 5 या 6 लोगों की मृत्यु हो गई। 1 या 2 व्यक्ति जो घायल थे उनको उठाकर अस्पताल ले जाया गया, वहां पर जाकर फिर उन दोनों लोगों को गोली मार दी गई, और उसी दिन सम्राट चौधरी तब के सम्राट कुमार मौर्य और राकेश कुमार उस समय अरेस्ट किए गए, उसी दिन अरेस्ट कर लिए गए और महीनों ये जेल में रहे। जेल से तब निकले जब इन्होंने अपने नाबालिग होने का दावा किया और पेपर उसके सबमिट किए, और उसके बाद उस केस को धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इनके पिताजी बाद में समता पार्टी में छोड़कर लालू जी के साथ मिल गए, और लालू जी की सरकार थी तो उस प्रभाव में उस केस को खत्म कर दिया गया, किसी ने आज तक सवाल नहीं किया। फिर समय के साथ-साथ सत्ता के साथ ये लोग रहे हैं, जो सत्ता में रहता है उसके साथ सुनील चौधरी और सम्राट चौधरी रहते हैं, और इन लोगों ने ऐसा अपना मायाजाल बना रखा है कि आज तक उस केस को ना कोई फॉलो किया गया, ना कहीं मीडिया में कभी उन्होंने बताया कि भाई वो केस का क्या हुआ, उस केस में ट्रायल चला कि नहीं चला किसी को नहीं मालूम है, उस केस में इनको बरी किया गया या इनको सजा हुई किसी को नहीं मालूम, और ना उनसे कोई सवाल करता है ना उसका जवाब देते हैं। एकमात्र प्रशांत किशोर राजी हो गया है कि 7 हत्या का अभियुक्त कैसे इस राज्य का मुख्यमंत्री है। शिल्पी गौतम रेप हत्याकांड में भी आपने जिक्र किया। बिल्कुल वो मैंने कहते हैं कि वो कोई हाजीपुर भाई मैंने का स्पष्ट कहा कि शिल्पी गौतम रेप एंड हत्या का जो यहाँ पर इनफेमस कांड है, उसमें आपका कोई आपकी संलिप्तता थी कि नहीं थी, आप बता दीजिए। हमने कुछ नहीं कहा ये इन्वॉल्व थे कि नहीं, हम तो ये कह रहे हैं आप थे इन्वॉल्व उसमें, एक संदिग्ध के तौर पर आप नामजद किए गए थे या नहीं किए गए थे, आप बता दीजिए। उन्होंने जवाब में तुरंत कहा कि हम राकेश कुमार नहीं है, वो राकेश कुमार हाजीपुर का था। तो भाई अगर आपको उसके से कोई लेना देना नहीं था, आपको कैसे मालूम है कि हाजीपुर का था? और अगर हमने आपको इतना बड़ा इल्जाम लगाया है तो आपको हम पर मानहानि केस करना चाहिए, हम पर फौजदारी केस करना चाहिए, आप पर मैं इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा हूं। सम्राट चौधरी को चुप है, कई लोगों को लगा कि प्रशांत किशोर ने गलत बोल दिया है, मैं बिल्कुल उस बात पर कायम हूं। सम्राट चौधरी जवाब दे कि उसमें वो अभियुक्त के तौर पर वो थे या नहीं थे, पहले बोले ये बात को, बिल्कुल मैं बात पर कायम हूं। यहाँ के तो पत्रकार भी चला रहे हैं, उस समय लोगों ने चलाया कि नहीं लगता ये बात प्रशांत गलत बोल रहे ना, बिल्कुल कायम उस बात पर।
संदिग्ध के तौर पर राकेश कुमार थे या नहीं थे वो जवाब दे रहे हैं। आप इस बात पर कायम है कि 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? बिल्कुल कायम है, 14 नवंबर के बाद बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा और नीतीश कुमार निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अच्छा, और ये भी कि जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें नहीं जेडीयू को जीतेगी। 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगा। क्या आधार है इसका कैलकुलेशन का? सिंपल लॉजिक है, पिछली बार जदयू 110 सीट पर चुनाव लड़ी, उनके सामने लोजपा के लोग चुनाव लड़ गए, लोजपा ने बिना किसी तैयारी के कुछ उम्मीदवार खड़े कर दिए 10 दिन की तैयारी से, और इतना नाराजगी नीतीश जी के खिलाफ था 2020 में कि इनकी सीटों की संख्या घट के 42 हो गई, 43 हो गई। जी। अब 5 वर्ष और इनकी सरकार चल गई। 2020 के मुकाबले नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक राजनीतिक तौर पर पहले के मुकाबले कमजोर ही हुए हैं, 5 साल का इंटीम कमेंसी भी है और 110 के बजाय इस बार 101 सीट लड़ रहे हैं और उन्हें 101 सीट पर जन स्वराज का विकल्प जनता के सामने है। तो सिंपल लॉजिक है कि 42 से तो नीचे ही आएंगे, इसलिए वो आगे 25 नहीं पार करेंगे। और वो एलडीपी का वोट बैंक जुड़ गया लोग कहते हैं। कैसे जुड़ जाएगा? चिराग पासवान से नहीं आगे। 5% जुड़ेगा तो उसके सामने तो कटेगा भी तो। एक आपने न्यूज़ 24 को इंटरव्यू में कहा 2 जुलाई को कि अगर तीन सिंबल को 25 से ज्यादा सीटें आई तो मैं राजनीति छोड़ूंगा। बिल्कुल कहा है, लोग जबरदस्ती अपना के क्या कीजिएगा, मैंने लिखा है भाई नहीं होगा छोड़ देगा राजनीति को नहीं समझे तो। एक आखिरी सवाल बीबीसी से इंटरव्यू में आपने बोला कि नंबर नहीं बता सकता हूं, ये कह रहा हूं कि अर्श पे होंगे या फर्श पर होंगे, 10 से नीचे 140 से ऊपर, इस तरह का कोई बिल्कुल बिल्कुल पता है कि 10 तारीख की व्यवस्था 14 तारीख को बनने जा रही है। हम लोग ऐसा मानना है कि बिल्कुल अंडर करंट है और बिहार में 14 तारीख को इतिहास रचते हुए आप लोग देखेंगे। और अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि जनता को 10 से कम सीट आएगी, क्योंकि सारी बात सुनने समझने के बाद अगर बिहार की जनता आज की जिस व्यवस्था से वो त्रस्त है, जिस भ्रष्टाचार से परेशान है, जिस नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार की वजह से परेशान है, अगर फिर भी जाकर उन्हीं को वोट दे देंगे तो फिर इसका मतलब है कि जनता की सारा जो हमारा प्रयास है वो लोगों को स्वीकार नहीं है और उस स्थिति में जनता को 10 से कम सीट आएगा। लेकिन अगर स्वीकार है तो 150 से कम सीट नहीं आएगा। इन दोनों परिस्थितियों की बात कर लेते हैं। अगर 150 से ज्यादा सीटें आएंगी तब क्या प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री पद पर नहीं, दावेदार बिल्कुल जो लोग बैठेंगे वो मिलकर तय करेंगे, प्रशांत कोई दावेदार नहीं है। जो लोग बैठेंगे जो जीत कर आएंगे, लोग बैठे होंगे प्रशांत आप लोग बैठ के आने दीजिए। अगर विधायक अगर आप आएंगे लोग पहले भाई 150 जीत कर आने दीजिए। दोनों अगर हाई मैं कमांड बात कर रहा हूं कि अगर इतिहास रचा जाएगा और इतनी बड़ी संख्या में विधायक जीत कर आएंगे, इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो इतनी समझदारी तो होगी कि वो अपने बीच में से किसी को नेता चुन ले। उनमें प्रशांत किशोर हो सकते हैं। वो जिसको भी चुन ले हो सकता है, प्रशांत किशोर दावेदार नहीं, आप मुख्यमंत्री पद पर दावेदार नहीं बिल्कुल दावेदार नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो जो विधायक चुन कर आएंगे वो अपना चुन लेंगे नेता की। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो जिससे मैं और भी ऐसे वीडियो आपके लिए ला सकूं।